बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से शॉर्ट नावल की डिमांड हो रही थी। इस वजह से जो प्रीवियस नावल था वो भी मेरे ख्याल में इतना लॉन्ग नहीं था, 3 घंटे का था। और ये नावल भी इतना लॉन्ग नहीं होगा, उससे भी शॉर्ट होगा। तो उम्मीद है कि आपकी डिमांड पूरी हो चुकी होगी। नावल में जैसे मैंने 1-2 सेंटेंस रीड किए थे तो मुझे अच्छा लगा, बाकी मुझे नहीं पता स्टोरी के अबाउट क्या है क्या नहीं। लेकिन चलिए रीड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकम्मल नावल है ये और इसका नाम है बाहों में चले। नाम इसका काफ़ी अच्छा रोमांटिक सा है। अस्कलाम हुमा कलसूम, इसे उन्होंने तहरीर किया है। चलें जी, बाकायदा पढ़ने की शुरुआत करते हैं। ज़िंदगी के हक़ाइक़ इतने तलख़ और अज़ियतनाक होंगे सोचा भी नहीं जा सकता। अगर देखा जाए तो हक़ाइक़ तो बहुत दूर, ज़िंदगी खुद एक तलख़ हकीकत है जिसे गुजारना और गुज़र जाता 2 मुख्तलिफ़ मराहिल हैं। जवानी और लाबली दौर गुज़रते पता नहीं चलता, जब तक ज़िंदगी बहुत खुशगवानियों के साथ बारतात होती है, इसलिए ज़िंदगी अच्छी लगती है। मगर जब भी दौर गुज़र कर दूसरा मरहला गुज़ारने का आता है तो बहुत से राज़ फ़ाश होते हैं। ज़िंदगी सही मायनों में सामने आती है। वो खुशगवानियाँ ज़िंदगी के मज़े और रंगीनी बहुत पीछे रह जाती है और हम इस हकीकत को देखकर हैरान होते हैं। बाज़ लोग तो हिम्मत हार जाते हैं और बाज़ ज़िंदगी को हरा देते हैं। वेरी स्ट्रेंज कि हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। पहले ज़िंदगी हमारे हाथों खिलौना बनती है, फिर हम ज़िंदगी के हाथों खिलौना बनते हैं। मगर मैम, ज़रूरी तो नहीं सबको इन हक़ाइक़ से गुज़रना पड़े। बाज़ लोग तो शुरू से लेकर आखिर तक ज़िंदगी को एंजॉय करते आए हैं। ओके, आई डोंट नो दिस नेम, लेकिन शायद अनिया है। अनिया मिसिस मुनीर की बात काट कर बोली, जिन्हें नफ्सियात पढ़ाती थी और इसी तरह हर वक्त किसी न किसी मौजू पर लेक्चर देती थी। बकूल अनिया के मिसिस मुनीर को बहुत ज़्यादा दुख है। या तो वो अपनी ज़िंदगी से नाराज़ हैं या मियाँ से नहीं बनती। अनिया ऐसी ही थी, हर एक के बारे में जल्द राय पेश करने वाली। अनिया का ख्याल था कि अगर किसी को भी दुख दिया ही ना जाए तो अपनी ज़िंदगी भी दुखों से दूर रहती है। इसलिए अनिया भी इसी कौल पर अमल करती थी कि जियो और जीने दो, 2 दिन की ज़िंदगी है, इसे हंस कर गुजारो, वगैरह वगैरह। इसलिए इसके दोस्त अहबाब का हल्का बहुत वसी था। वह जहाँ भी जाती अपनी हंसमुख और खुशबाश तबीयत की वजह से हर एक से दोस्ती गांठ लेती। जहाँ कहीं इसे कोई भी अच्छा लगता वह इससे दोस्ती कर लेती, ख्वाह वो कितनी ही एज की हो। इसकी आंटियों और लड़कियों के अलावा कभी किसी दूसरे से दोस्ती नहीं की थी इसने। हाँ, इसकी कज़िन्स में बहुत बनती थी। दोस्त तो बहुत थी, मगर इसकी अपनी खाला की बेटी नूर और स्कूल की फ्रेंड और कज़न आमना से बहुत बनती थी। वो अपनी हर बात इनसे शेयर करती। अव्वल तो वह किसी से भी बात नहीं छुपाती थी। इसकी फर्स्ट ईयर में ही मंगनी हो गई थी अपने चाचाजाद से। सिर्फ 1 साल पहले ये सब बातें इसने की थी, मगर इसका शायबा भी इसमें नहीं मिलता। अब वो सही मायनों में मिसेस मुनीर की कही हुई बातें सोचती कि उन्होंने जो कुछ कहा सच कहा। टीनेज की लाइफ वो नहीं थी जो अब है। वो नहीं जानती थी कि ये सब कुछ इसके साथ क्यों हुआ, इसके अपने इससे क्यों दूर कर दिए गए, और पहले की तरह इसका दिल दोस्तों से बातें करने को क्यों नहीं चाहता। आखिर वो क्यों इतनी तन्हाई पसंद हुई है। मामा चाय। अनिया मिसेस फराज को चाय का कप इनके तख्त पर पकड़ाते हुए बोली, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। बस सर पर हाथ फेर कर चाय का कप पकड़ते हुए बोली। अमीश के पापा उठ के वो अनिया को दोबारा किचन में जाते हुए देखकर बोली, जी बेगम साहिबा, मेरी सरताज, हम उठ गए। अनिया जो मुड़कर जवाब देने वाली थी, मिस्टर फराज अहमद को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखकर दोबारा किचन में चलेंगे। सो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये स्टोरी आपको लग रहा होगा कि लाइक मैरिज के बाद स्टार्ट हुई, ऐसा कुछ भी नहीं, शायद मैरिज से पहले भी है। मैंने एक सीन पढ़ा था, जस्ट अ सेकेंड। मैंने एक सीन पढ़ा था तो मुझे पसंद आई थी, लेकिन देखते हैं। सो सॉरी। अनिया बेटा देखो, अम्मी उठ गया, अगर नहीं उठा तो उठा दो, ऑफिस से देर हो जाएगी। सरफराज ने कहा तो वह जी अच्छा कहकर ऊपर चली गई। कमरे में जाते ही देखा तो अम्मी शब्बी भी सो रहे थे। इसने दराज से टाइम पीस निकाला और ड्रेसिंग टेबल का दराज बंद करके वो वापस बेड के पास आ गई। घड़ी पर 8 बजने में 1 मिनट था। इसने अलार्म लगाया और खुद अलमारी से इसके कपड़े निकालने लगी। वो पिछले 2 माह से इसे इसी तरह उठा रही थी। अलार्म बजते ही वो उठ चुका था। अमिश भी इस हरकत का आदी हो चुका था। इतनी देर में अनिया सूट निकाल कर कुर्सी पर रख चुकी थी और साथ में शूज़, मोज़े, घड़ी, वॉलेट, मोबाइल और गाड़ी की चाबियां जो टेलीविज़न के पास पड़ी हुई थी। साथ ही वो बाहर निकल गई बगैर कुछ कहे। अमीश इसको देख कर रह गया और उठकर वॉशरूम में घुस गया।
अन्या बेटा दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लो, मैं ड्राइवर वाले घर में जा रही हूँ। अल्लाह के करम से सलमा की बहू की गोद हरी हो गई है, मैं इसे मुबारकबाद दे आऊँ। मिसिस सरफराज दुपट्टा सर पर ओढ़े ओढ़े हुए डाइनिंग आई थिंक या डाइटिंग रूम नहीं होता, डाइनिंग रूम होता है। डाइनिंग रूम में बैठी अनिया के पास है, जो चाय का कप हाथ में पकड़े हुए ना जाने किन ख्यालों में गुम थी। जी अच्छा। वो कप मेज़ पर रख कर खुद इनके पीछे दरवाज़ा बंद करने के लिए आई। दरवाज़ा बंद करके खुद वापस सोफे पर बैठ गई। शाम तो हो ही चुकी थी। किचन से फारिग हुई कि डोर बेल बज उठी। वह दुपट्टे से खुश्क करके दरवाज़ा खोलकर बाहर गैराज में गेट खोलने आ गई। बाहर गाड़ी का हॉर्न बज रहा था। इसने मेन गेट खोल दिया। गाड़ी में अमिश मौजूद था। वो गेट खोलकर खुद अंदर आ गई। अमिश भी गाड़ी गैराज में खड़ी करके और गेट बंद करके अंदर आ गया और टीवी लाउंज में ईजी होकर बैठ गया। अन्या पानी का गिलास ले आई। इसे देने के बजाय इसके सामने पड़े हुए मेज़ पर रखकर खुद वापस किचन में मुड़ गई। पिछले 2 माह में यूं ही बिल्ली चूहे का खेल खेला जा रहा था। मिश खोल कर रह गया और पानी का गिलास पकड़कर इसके पीछे आ गया। इस तरह किचन में आता देखकर वो दूसरी तरफ देखने लगी। आखिर तुम मुझे किस बात की सज़ा दे रही हो? वो पानी का गिलास शेल्फ पर पटक कर बोला। इसने एक नज़र इसकी तरफ देखा और फिर मसरूफ़ अंदाज में फ्रिज की तरफ भटकी और फ्रिज की चीज़ें इधर से उधर करने लगी। मिश जिल्लत के एहसास से खोल कर रह गया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अनिया जब फ्रिज बंद करके वापस मुड़ी तो उसने बाहर जाती हुई अनिया का बाजू पकड़कर पूछा। इसकी आंखों में वो 1 मिनट तक देखती रही। फिर अपने बाजू की तरफ इसने देखा और बड़ी आहिस्तगी से अपने बाजू की इसके हाथों से आज़ाद करवाया और वापस मुड़कर किचन से बाहर चली गई। मगर अमिश ने देखा इसकी आंखों में भी तासर था जो दिलचस्प मंजर को देखते हुए तमाशाइयों का होता है। जब वो अमिश को बेबस मजबूर अजियत में देखती थी तो इसके सीने में जैसे जलती हुई आग पर पानी के ठंडे छींटे पड़ते और कुछ देर के लिए वह गम से आज़ाद हो जाती थी। नाउ द स्टोरी स्टार्ट। मैं 1 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ काम के सिलसिले में। प्लीज़ मामा मेरा बैग तैयार करवा दें। अमिश रात के खाने पर जब सब बैठे हुए थे सरफराज से बोला। क्या मतलब बेटा, तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? अपनी बीवी से कहो, तुम्हारा हर काम करती है। मिसिस सरफराज को अमिश का यूँ कहना अच्छा नहीं लगा था तो उनकी बात पर अनिया के साथ अमिश भी चौंक गया और दोनों ने पल के पल एक दूसरे को देखा था। दरअसल मामा मुझे आदत है अपना हर मसला और काम आपको बताने की। वे जल्दी से वजाहत पेश करते हुए बोला। बेटा अगर चाह रहे हो तो अनिया को भी साथ ले जाओ। तुम्हारी शादी को 3 माह हुए हैं मगर तुम लोग एक बार भी कहीं घूमने के लिए नहीं गए। सर मिस्टर सरफराज, आई थिंक इनका नाम फराज है। पहले 1-2 बार सरफराज लिखा था तो आई थिंक सरफराज है, बट नो, इनका नाम मिस्टर फराज है। मिस्टर फराज हाथ नैपकिन से साफ करते हुए बोले तो खाना खाती अनिया का हाथ रुक गया। अमिश भी एक पल को हैरान होकर बाप की तरफ देखने लगा। हाँ तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। जब से तुम लोगों की शादी हुई है तुम लोग एक बार भी नहीं बाहर गए। तुम अनिया को भी अपने साथ ले जाओ, इसका भी दिल बहल जाएगा, हर वक्त गुमसुम रहती है। मिसिस फराज भी मिस्टर फराज की हमायत में बोली तो इसने एक पल के लिए अनिया की तरफ देखा जो इसी की तरफ देख रही थी और इसी पल अमिश ने फैसला किया था कि वह सारे काम करेगा जिसमें इसकी मर्जी ना हो। जैसे आपकी मर्जी, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। अपनी बहू से पूछ ले वो जाना चाहती है। अमिश जानबूझकर सारा इल्ज़ाम अनिया पर डालकर बोला। ये क्या बात की तुमने भला? अनिया को क्या इतराज़ हो सकता है? कब तक जाना है? मिसिस फराज अपने साथ बैठी अनिया की तरफ देखकर बोली। जाना तो अमिश को 2 रोज़ बाद था मगर इसने झूठ बोल दिया। कल दोपहर को 12 बजे जाना है। वह खड़े होते हुए बोला और साथ ही कमरे से बाहर निकल गया। अनिया बेटे ये बर्तन मैं संभाल लेती हूँ, तुम अपने और इसके कपड़े पैक कर लो। वो बर्तन उठाती अनिया से बोली तो वो दोबारा किचन में चली गई। मामा मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। वो बाहर जाते हुए ऊंची आवाज़ में बोला और साथ ही दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई थी। अनिया जो भी बात करने का इरादा रखती थी इसके बाहर जाने का सुनकर कसमुसा कर रह गई। तमाम काम निपटा कर वो वहीं टीवी लाउंज में आई थिंक लाउंज में इसका इंतज़ार करने लगी। रात के 11:30 बज गए थे। चौकीदार भी इसके इंतज़ार में बाहर गेट पर बैठा था क्योंकि अभी 2 दिन पहले वो छुट्टी करके वापस आया था और अब काम में मसरूफ़ था। अनिया अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई क्योंकि दोपहर को इसे सोने की आदत नहीं थी, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाती थी। न जाने किस पहर इसकी आँख लग गई थी। सुबह सुबह इसकी आँख खुल गई। इसने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, फिर नीचे आ गई। अलबत्ता अमिश कमरे में मौजूद नहीं था। मिसिस फराज तख्त पर कुरान पढ़ी थी और अमिश इनके पास इनकी गोद में सर रखे लेटा हुआ था। ये इसके लिए नया सीन नहीं था। जब भी इसका ऑफिस जाने का मूड नहीं होता था या छुट्टी होती थी तो इसी तरह सुबह सुबह उठ जाता था और किचन में आ गई और नाश्ता तैयार करने लगी। मामा हमारे जाने से आप अकेली कैसे घर में रहेंगी? कोई आपके पास भी तो हो। वैसे भी मैं बाद में इसके साथ चली जाऊंगी, अभी वो मीटिंग के सिलसिले में जा रहे हैं तो जाने थे।
अन्या किचन से फारिग होने के बाद मामा से बोली, अमीश और मिस्टर फराज नाश्ते के बाद ऑफिस जा चुके थे क्योंकि इसको ज़रूरी फाइल्स लानी थी और वह 10:30 बजे आने का कह गया था और इस दौरान वो मामा को रजामंद करना चाहती थी। मेरी फिक्र तुम मत करो, कुछ दिनों के लिए नादिया को बुलवा लूँगी, इसी बहाने तुम्हारी थोड़ी तफरी हो जाएगी और आबो हवा चेंज हो जाने से तुम्हारी तबीयत भी फ्रेश रहेगी। वो अनिया को प्यार से समझाते हुए बोली, मामा इस्लामाबाद में सर्दी होगी, वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, मेरे पास सर्दियों के कपड़े भी नहीं हैं और इतनी जल्दी कपड़े तैयार हो नहीं सकते, इसलिए कह रही हूँ मैं बाद में चली जाऊंगी। वो कुछ देर बाद सोचकर बोली तो मिसिस फराज थोड़ी देर खामोश हुई। लो, तो मुझे पहले बता देती, मैं इसको कहकर ड्राइवर मंगवा लेती और तुम बाजार से रेडीमेड सूट ले आती। आई थिंक मिसिस फराज अन्ना की बात पर बोली, लगता भेज के ही रहेंगी। मैंने थोड़ी देर पहले ऑफिस फ़ोन किया था मगर वो ऑफिस से निकल चुके हैं। अन्या कुछ बात ना बनते देख कर झूठ बोल गई ताकि कहीं वो अमीश को फ़ोन ही ना करने बैठ जाए, तो तुम मोबाइल पर देख लेती। वो फिक्रमंदी से बोली, मामा मोबाइल की मेरे ख्याल में बैटरी डाउन है इसलिए सिग्नल नहीं मिल रहे। अन्या मिसिस फराज को फिक्रमंद देखकर फ़ौरन फिर झूठ बोल गई तो मिसिस फराज खामोश हो गई। अन्या फ़ौरन इनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मामा अपनी टेंशन ना ले, हम बाद में चले जाएंगे। वो मिसिस फराज को खामोश देखकर बोली, सर मिसिस फराज इसकी तरफ देखकर उठ गई। अन्या को ये खुशी थी कि अमीश जब आएगा तो मिसिस फराज इसे बता देंगी और वो किसी कीमत पर इसके साथ जाना नहीं चाहती थी। तकरीबन 10 बजे के करीब अमीश आया तो इसके हाथ में 4-5 पैकेट थे और वो पैकेट इसने लाकर तख्त पर रख दिए थे। मिसिस फराज जो सीढ़ियाँ उतर रही थी इसके हाथ में पैकेट देकर मुस्कुरा दिया। अमीश भी हंस दिया। अन्या सरफराज की आवाज़ पर परेशानी से बाहर रही थी। जी मामा। मिसिस फराज की बात पढ़ी थी, इधर मिसिस की जगह सर लिखा है तो मैं सरफराज ही पढ़ती जा रही हूँ। वो गीले हाथ दुपट्टे से साफ करते हुए बोली, अब बस करो, अमीश तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करके लाया है, शालें, जर्सियाँ और कुछ रेडीमेड कपड़े लेकर आया है, तुम अंदर बैग में रख लो और देखो कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। वो मैचिंग तारीफ़ कर रही थी। वो मैचिंग पोनी, चूड़ियाँ और ज्वेलरी लाया था जिसकी वो तारीफ़ कर रही थी। आनिया गुस्से से खोल कर रह गई। जितनी वो जाने से इनकार कर रही थी अमीश इतना ही इसकी राहें मुश्किल कर रहा था। वो तख्त के पास पड़ी हुई प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसने एक नज़र गुस्से से खड़ी आनिया की तरफ देखा और जवाब में इसने जिस तरह देखा था इसे मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल था, इसलिए उठ कर ऊपर चला गया। चलें। अमीश गुस्से से दरवाज़ा बंद करती आनिया को बोला तो इसने जवाबन गुस्से से देखा था और अमीश हंसा। यह सब इसकी और मिसिस फराज की प्लानिंग के जरिए था। अमीश ने पहले मिसिस फराज को बता दिया था कि अनिया ऐसे बहाने बनाएगी, तो मिसिस फराज ने एक ही नतीजा निकाला था कि कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर ले जाओ, आबो हवा और माहौल बदले तो वो भी चेंज हो जाएगी और तुम भी खुलकर बात कर सकोगे। और रमेश मिसिस फराज की बात मान गया था क्योंकि वो अपनी हर बात मिसिस फराज से डिस्कस करने का कायल था और इस्लामाबाद मीटिंग वाली बात भी झूठ थी। मिसिस फराज ने मिस्टर फराज को कायल कर लिया था। मरी में अमीश ने अपने दोस्त का छोटा सा कॉटेज बुक किया था और वहाँ इसने अपने दोस्त के जरिए पैगाम भिजवा दिया था कि वो लोग आ रहे हैं 1 हफ्ते के लिए और कुछ दिन वो लोग गिलगित भी रहेंगे। सफ़र नहायत खामोशी से गुजर रहा था। अन्या ने कुछ भी नहीं कहा था। वह कब से गाड़ी से बाहर गुजरते रास्तों को देख रही थी, कभी लहलहाते खेत देख रही थी और फिर कच्चे मकान। अमीश काफ़ी देर खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा, फिर उकताकर इसकी तरफ देखा जो दिलचस्पी से बाहर देख रही थी। इसने हाथ बढ़ाकर कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। गाना गाड़ी में गूंजने लगा। गाने के बोल सुनकर रानिया ने एक पल इसे देखा था और एक नज़र कैसेट प्लेयर की तरफ और दोबारा बाहर देखने लगी। ओके, ये सॉन्ग है बाहों में चले आओ, हमसे क्या सनम क्या पड़ता। लाइक कभी हंसी आ रही है। हाँ, रोमांटिक। अन्या ने फिर गुस्से से पहलू बदला था क्योंकि गाना और गाड़ी का माहौल बहुत रोमांटिक हो रहे थे। अमीश इसके इस तरह आपको देखकर मुस्कुराया था मगर इसके देखने पर मुस्कुराहट छुपाकर सामने देखने लगा था। गुन्ना सुना गएगा। और फिर आनिया ने कैसेट प्लेयर ऑफ करके कैसेट निकाल पिछली सीट पर फेंक दी और अमीश की मुस्कुराहट फिर कहके में बदल गई। आनिया ने गुस्से और बेबसी से एक नज़र से देखा था और फिर दोबारा बाहर देखने लगी थी। मरी पहुंचकर अमीश के दोस्त अदील और उसकी बीवी हुमैरा ने इनका इस्तकबाल किया था। मुलाजिम सामान निकाल रहा था और अमीश अदील से गले मिल रहा था। इन्हीं आनिया ने हाथ से हुमैरा से सलाम आई थिंक इतने में शायद सलाम किया था और जवाबन हुमैरा ने इसका हाथ पकड़कर गले लगा लिया था। कैसा गुजरा सफ़र, कोई तकलीफ़ कोई परेशानी तो नहीं हुई? अदील ड्राइंग रूम में जाते ही इससे पूछ रहा था। नहीं। ओके, वैसे तुम्हारा तो मरी आने का प्रोग्राम नहीं था, फिर यहाँ कैसे और वो भी हमसे पहले? अमीश सोफे पर आराम से बैठते हुए बोला। अन्ना हुमैरा के साथ दूसरी तरफ वाले सोफे पर बैठ गई जो कुछ फासले पर था।
मैंने सुना कि तुम्हारे साथ भाभी भी आ रही हैं, तो हुमैरा भी कहने लगी कि हम भी कुछ जनवरी में छुट्टियां गुजार रहे हैं, तो तुम लोगों के साथ ज़्यादा मज़ा आएगा। अदील हंसते हुए बोला, अच्छा किया, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। तुम अदनान से भी कह देते, वो भी अपनी बीवी के साथ आ जाता। अभी वो दावतों में मसरूफ़ है, कह रहा था 1-2 दिन तक देखूंगा। वैसे भाभी, आप घर के कामों के अलावा और क्या करती हैं? हुमैरा मुस्कुरा कर बोली, कुछ भी नहीं। वो आम से अंदाज में बोली, आप कितने दिनों के लिए यहाँ आए हैं? हुमैरा ऐसा खामोश देखकर फिर बोली, जब इनकी बिजनेस मीटिंग खत्म हो जाएगी। वो फिर मुख्तसर बोली, बिजनेस मीटिंग किनकी? अमीश भाई की? मगर वो तो कह रहे थे छुट्टी गुज़ारने के लिए जा रहे हैं, मुझे अदील ने तो नहीं बताया। वह हैरान होकर बोली, इस्लामाबाद में है। वो फिर मुख्तसर बोली, कब? वो अभी तक हैरान थी, कल। वो इसकी हैरानी पर मज़ीद बोली, मगर कल तो माल रोड जाने का प्रोग्राम है। खुद अमीश भाई ने कहा था। और वैसे भी अदील और अमीश भाई पार्टनर हैं आई थिंक। अगर कोई ऐसी वैसी मीटिंग होती तो अदील मुझे ज़रूर बता देते। वो मुस्कुराते हुए खुद ही सवाल और जवाब कर रही थी। आनिया ज़रूर हैरान हुई थी, मगर अब वो समझ गई थी कि अमीश झूठ बोलकर इसको अपने साथ लेकर आया था। अगले दिन माल रोड पर फिरते रहे, सारा दिन माल रोड की खाक छानते रहे, कभी कहीं तो कभी कहीं। शाम को होटल में खाना खाया था। आते वक्त आइसक्रीम खाई थी। अमीश, शदील और हमारा मजाक कर रहे थे। सारी रात आग जलाकर बैठे रहे। आनिया ने शाल ओढ़े रखी थी जो अमीश लेकर आया था, और वह खामोश थी। अगर हमारा कुछ कहती तो वो भी मुख्तसर सा जवाब दे देती थी। अभी 9 ही बजे थे, मगर यहाँ ऐसे लग रहा था जैसे आधी रात गुजर चुकी हो। लो, अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं और देखो तो ऐसे लग रहा है जैसे आधी रात गुजर चुकी हो। हमारा मुस्कुरा कर अदील से बोली, हाँ वाकई टाइम कितने आराम से गुजर रहा है। अदील भी मुस्कुरा दिया था। आनिया खामोशी से उठकर जाने लगी तो इसने इसकी तरफ देखा। हुमैरा बोली, भाभी आप कहाँ जा रही हैं? वो भूख लग रही थी इसलिए। बोलना क्या था, निकल कुछ और गया मुंह से। वो साथ ही खामोश होगी। आपने होटल में भी बहुत कम खाना खाया था, भूख तो जाहिर सी बात है लगनी थी। खैर कोई बात नहीं। क्या आप इस वक्त अकेली जाएंगी? वो खामोश खड़ी आनिया को देखकर बोली, हाँ नहीं, वो मेरा मतलब है कोई बात नहीं, तुम लोग बातें करो, मैं चली जाऊंगी, पास ही तो स्ट्रीट है। वह घबरा कर बोली, अमीश मेरे ख्याल में तुम भाभी के साथ चले जाओ, हम तुम्हारे आने तक कॉफ़ी का इंतज़ार करते हैं। अदील इससे बोला। तो अमीश ने एक नज़र खामोश खड़ी आनिया की तरफ देखा। आनिया ने अपना चेहरा मोड़ लिया और अमीश खामोशी से उठकर इसके पीछे चल दिया था, जो खामोशी से आगे बढ़ गई थी। अदील, मुझे लगता है अमीश भाई और आनिया भाभी में कोई झगड़ा हुआ है। देखो, मियाँ बीवी वाली कोई बात ही नहीं इन दोनों में। अमीश भाई अपना काम खुद करते हैं, आनिया से भी बात नहीं करते, और आनिया भाभी बिल्कुल खामोशी के साथ सिर्फ सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है। मगर इनका चेहरा देखकर लगता नहीं वो इतनी खामोश तबीयत की मालिक हैं। हुमैरा इन लोगों के जाने के बाद बोली, हाँ मैं भी महसूस कर रहा हूँ, ऑफिस में भी अमीश कुछ खोया खोया रहता है। पहले मैं शायद समझा भाभी की जुदाई है, मगर यहाँ भाभी और अमीश को देखकर सब समझ रहा है। शायद उन्होंने दिल से कबूल नहीं किया, शायद इनकी ज़बरदस्ती की शादी है। अदील भी अपनी बीवी के ख्यालात से हम हैंग होकर बोला, तुम्हें सुबह सुबह भूख लगी थी या तुम वहाँ बैठना नहीं चाहती थी? अमीश इतने अरसे में इसके मूड को कुछ समझ चुका था, वो जो काफ़ी देर से खामोश चल रहा था। अनिया, यहाँ का माहौल कितना खूबसूरत है ना, फ़ज़ा कितनी मीठी और ठंडी है। वैसे इन कपड़ों में बिल्कुल माहौल का हिस्सा लग रही हो। कितने बादल हैं, जैसे अभी किसी के मन की प्यास को बुझा देंगे। और साथ ही अनिया की तरफ नज़र की, जो खामोश होकर चली जा रही थी। इसको ऐसे लगा जैसे वो अंधेरे से अकेले बातें कर रहा है या एक पत्थर के साथ सर फोड़ रहा था। और साथ ही फ़ौरन स्ट्रीट आ गई। अनिया वहाँ गई और एक नज़र इसकी तरफ देखा, जो थोड़ा पीछे खड़ा इसी की तरफ देख रहा था। आनिया ने नज़रों का ज़ाविया बदल लिया तो अमीश भी बगैर कुछ कहे आगे और आगे ही बढ़ता चला गया। आनिया के बिल्कुल पास से होकर गुजर गया तो आनिया दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। अमीश एक दुकान के अंदर चला गया था। इसे अभी 5 मिनट ही खड़े हुए होंगे कि इसके पास एक फुटबॉल आकर गिरा। इसने अपने पाँव के पास से उठा लिया। आनी, ये मेरा है। एक बच्चा इसके पास आकर बोला। वो इतना प्यारा था कि कोई भी इसको देख कर इनकी तरफ मतवज्जा हो सकता था। आनिया इसकी तरफ देखने लगी। ये आपका है? वो प्यार से इसके पास बैठकर बोली, जी। वो आंखें मटका कर बोला तो आनिया मुस्कुरा दी। आपको किसने लेकर दी? इसका इससे बातें करना अच्छा लग रहा था। पापा ने नहीं, मामा ने नहीं, दोनों ने। वो सोचते हुए बोला तो आनिया मुस्कुरा दी। इसकी बात सुनकर आनिया ने इसे उठाकर गोद में बिठा लिया। आपका क्या नाम है? वो फुटबॉल एक तरफ रख कर बोली, मेरा नाम हारिस है। वो फिर सोच कर बोला, किसने रखा था? वो इसके गाल छूकर बोली, पता नहीं। वो इसके हाथ अपने गाल से झटक कर बोला, वो 3-4 साल का गोल मटोल सा बच्चा था। लो बात कटोल कहने लगी थी। मामा पापा कहाँ हैं? वो इसे गोद से उतार कर बोली तो इस बच्चे ने इस दुकान की तरफ इशारा कर दिया जहाँ अभी अमीश गया था। बाहर बच्चों के खेलने की जगह थी और इस दुकान की ऊपर वाली छत फैमिली के लिए थी। बहुत आला किस्म की थी आई थिंक, ऐसी कुछ। और सीढ़ियाँ दुकान के अंदर से जाती थी। आनिया मुस्कुरा दी। आइसक्रीम खाओगे? वो खड़ी होकर इसे भी उठाते हुए बोली, जी खिला दें। इसकी इस बात पर खिलखिला कर हंसती। मेरा फुटबॉल? वो नीचे पड़े हुए फुटबॉल की तरफ देखकर बोला, हम वापस आकर ले लेंगे। वो भी फुटबॉल की तरफ देखकर बोली, ये गुम हो जाएगा और फिर आप कहाँ से लेकर देंगी? इसकी बात पर वो हंसी थी और इसके गाल छूकर बोली, ले दूंगी, और वैसे भी नहीं होता गुम।
और साथ ही वह इसे लेकर आइसक्रीम लेने चली गई थी। आइसक्रीम वाला बाहरी साइकिल लेकर खड़ा था। अमीश जो बर्गर पैक करवा कर बाहर आया था, इन्हीं बच्चों के साथ आइसक्रीम दिलवा रही थी, वो इसे देखकर इसकी तरफ बढ़ा। ये वाली गंदी है, मुझे कप खाना है, मैंगो वाला। बच्चा बोला। देखें, अब मैंगो का कप दे दे, वो कोनेटो वापस करके बोली। अमीश पीछे खड़ा था। ये मज़े की है, आप खाएं। बच्चा एक चम्मच लेकर बोला और दूसरा इसकी तरफ बढ़ा दिया। वो मुस्कुराती थी और साथ ही निवाला ले लिया। मज़े की है, वो इसकी तरफ देखकर बोली। 20 रुपये हो गए। आइसक्रीम वाला इनकी तरफ देखकर बोला। है, मगर मेरे पास तो पैसे नहीं। आनिया परेशान होगी। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप आनिया आपने आइसक्रीम क्यों दिलवाई? कितनी बुरी बात है बगैर पैसों के आइसक्रीम खाना। वो सियानों की तरह समझाते हुए बोला। तो आनिया परेशानी के आलम में भी मुस्कुराती थी। कोई बात नहीं, हम आपके अंकल से पैसे लेकर दे देंगे। वो इसके बारे में सोच कर बोली। अगर वो भी ना दे लाए होते तो? बच्चा आइसक्रीम से हाथ रोक कर बोला। तो आनिया इसकी बात पर हंसती थी और साथ ही पीछे मुड़कर देखा तो अमीश खड़ा था। इसने आगे बढ़कर वॉलेट से पैसे निकाल कर दे दिए थे और दुकान दो और आई थिंक आइसक्रीम ले ली थी। एक आनिया की तरफ बढ़ाई थी और एक खुद हाथ में पकड़ ली। आनिया ने एक नज़र अमीश की तरफ देखा और बच्चे की तरफ देखा था और इसके हाथ से ले ली थी। आनी, मैं अब जाऊँ? बच्चा नीचे उतर कर बोला। हाँ, आप लोग कहाँ ठहरे हुए हैं? अमीश बच्चे की तरफ देख कर बोला। "अम, हम लोग होटल में, आप कहाँ?" वो उल्टा इनसे पूछने लगा तो अमीश के साथ साथ आनिया भी मुस्कुरा दी। नहीं, पास ही। आनिया इसके पास बैठ गई। हम कल फिर यहीं मिलेंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे, मगर आप पैसे लेकर आइएगा, मैं भी लाऊंगा। बच्चे आनिया के कान के पास आकर बोला। अच्छा। आनिया हंसते हुए बोली। वो बच्चा मुड़ गया तो आनिया भी उठकर खड़ी हुई तो वो इसके साथ आगे बढ़ गई। सो सॉरी, पता नहीं मेरे गले को आज क्या हुआ है, बार बार सूख ही जा रहा है। इतनी सर्दी है, पानी पीने का दिल भी नहीं कर रहा इस वजह से। तुम्हें मुस्कुराना भी आता है? साथ चलती हुई आनिया की तरफ देखकर पूछा तो आनिया ने अमीश की तरफ देखा था। शायद वो तंज कर रहा था, मगर इसके चेहरे पर तंज नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तुम इस तरह क्यों देख रही हो? क्या मुझे हैरान होने का भी हक नहीं? अमीश इसको अपनी तरफ देखता पाकर बोला। आइसक्रीम खा लो वरना पिघल जाएगी। वो अपनी आइसक्रीम का रैपर उतार कर बोली। इसके हाथ में बर्गर वाला शॉपर भी था। वो अभी फूड स्ट्रीट के पास ही थे। आसमान पर कितने गहरे बादल हैं, लगता है अभी जल थल हो जाएंगे। वो आइसक्रीम खाते हुए आसमान की तरफ देखकर बोला। तुम आइसक्रीम आइसक्रीम क्यों नहीं खा रही? खुद आइसक्रीम खाते हुए जो आनिया की तरफ देखा तो वो कौन वैसे ही हाथ में पकड़े चली जा रही थी। वो तारी गली में मुड़कर बोला, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। जब आनिया ने कोई जवाब ना दिया तो चलते हुए अमीश के पाँव रुक के और तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? जब मैं तुमसे कुछ पूछ रहा होता हूँ तो मुझे इसका जवाब भी चाहिए होता है। तुम्हारे ख्याल में मैं पागल हूँ जो तुम्हारे ऐसे रवैये को खामोशी से बर्दाश्त कर जाऊंगा? वो वहीं खड़ा जाती हुई आनिया का बाजू तो पोंछ कर बोला। आइंदा मैं ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? एक पल इन लोगों के पास से गुजरा तो वो तमस्खर से देखते हुए जा रहे थे। आनिया की आंखों में मारे शर्मिंदगी के आंसू आ गए। इसने आंसू भरी निगाहों से इसकी तरफ देखा तो इसको एक पल ऐसा लगा जैसे वो अभी इन झील सी आंखों में डूब जाएगा। इसलिए इसने निगाहों के साथ इसका हाथ भी छोड़ दिया। साथ ही बादल भी बरसने लगे। बहुत जोरों की बारिश शुरू हुई है। वो लोग आधा रास्ता तय कर चुके थे। आनिया ने जल्दी से शॉल और अच्छे तरीके से अपने ऊपर लपेट लिया। हमेशा इसका हाथ पकड़कर शटर के नीचे खड़ा हो गया जो मुसाफिरों के लिए एक कोठी के बाहर बना हुआ था और साथ ही दरख्त की टहनी पर शापर लगा दिया था आई थिंक, और खुद हाथ एक दूसरे में मसलने लगा। आनिया सर्दी से कपकपा रही थी, जो जर्सी और शाल लेने के बावजूद भी सर्दी महसूस कर रही थी। अमीश ने जैकेट पहन रखी थी। बारिश के साथ ठंडी हवा भी चल रही थी। बारिश तेज शुरू हो चुकी थी। पास से गुजरता एक शरारती लड़कों का टोला सीटियां बजाते हुए गुजरा। कुछ लोगों ने तो फिक्रे बिकसे मारे शर्मिंदगी के आनिया ने इसकी तरफ ही नहीं देखा था। वो नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। आमिश खुद शर्मिंदा था। टहनी से शॉपर उतारा और खामोशी से इनके साथ चलने लगा। बाकी सफ़र खामोशी से गुजरा। आसमान पर बादल भी मौजूद थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आप लोगों के तो सारे कपड़े भीग गए। भाभी, आपको कपड़े बदल लेने चाहिए, सर्दी भी लग सकती है। हुमैरा भीगी हुई आनिया और अमीश को देखकर बोली तो आनिया खामोशी से अपने कमरे की तरफ भड़की। तुम लोग कहीं जा रहे हो? अमीश सोफे के पास बैग पड़े देख कर बोला। घर से फ़ोन आया था, मारिया की तबीयत ठीक नहीं। मारिया दिल की बहन का नाम था। हुमैरा अमीश के पूछने पर बोली। तो तुम लोग सुबह चले जाना? अमीश शॉपर मेज़ पर रख कर बोला। नहीं यार, मामा और पापा का फ़ोन आया था कि सुबह यहाँ भी पहुँचो, और वैसे भी हम लोग गाड़ी में जाएंगे। चंद घंटों में इस्लामाबाद से लाहौर का सफ़र तय कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अदील मुस्कुराते हुए बोला। मगर अमीश फिर बोला, लेकिन अदील ने हाथ रोककर इसे खामोश करवा दिया। अच्छा, खुदा हाफिज़। वह मुस्कुराकर गले मिलते हुए बोला। मेरे ख्याल में भाभी बाथरूम में है, आप मेरी तरफ से इन्हें खुदा हाफिज़ कर दीजिएगा।
हुमैरा अमीश से बोली। अमीश इन लोगों को गाड़ी तक छोड़कर वापस अंदर आ गया। वो लोग जा चुके थे। वो शॉपर पकड़कर अंदर कमरे में आ गया था। आनिया अभी भी शायद बाथरूम में कपड़े बदल रही थी। अमीश ने शॉपर मेज़ पर रख दिया और इसमें से आनिया की आइसक्रीम निकाल कर खाने लगा। खुद जैकेट उतार दी और सोफे पर ईजी होकर बैठ गया। आनिया तौलिए से बाल खुश्क करती हुई बाहर आ गई। तौलिया एक तरफ रखकर वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर कंघी करने लगी। अमीश को बड़े मज़े से आइसक्रीम खाते हुए देख कर वो बालों में ब्रश फेरने लगी। इतनी देर में उसने अपनी पुश्त पर निगाहों की तपिश महसूस की थी। वो बाल पुश्त पर वैसे ही बिखरे छोड़कर मुड़ने लगी तो इसकी आवाज़ पुश्त पर सुनाई देने लगी। तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं, जैसे काली घटाएं। वो मुस्कुरा कर बोला तो आनिया ने 1 मिनट से पहले इन बालों का जूड़ा बना लिया था जो पुश्त पर बिखरे छोड़कर आने वाले थे। अमीश इसकी हरकत पर मुस्कुराया था। इसके मुस्कुराने पर आनिया ने इसकी तरफ देखा था। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, जब किसी की तरफ उठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी को कत्ल करने का इरादा रखती हो। इसकी इस बात पर उसने फ़ौरन अपनी निगाहों के साथ साथ रुख भी बदल लिया। इसकी मुस्कुराहट कहके में बदल गई थी और इसके ग्रेस से फ़ायदा उठा रहा था। वो इसके पल पल बदलते चेहरे के रंगों को महसूस कर रहा था, जो घबराहट और उलझन दोनों वाज़ा कर रहे थे। वो एकदम उठा था और मुस्कुराते हुए आनिया के पीछे खड़ा हो गया। कुछ सोचकर इसकी तरफ हाथ बढ़ाया था कि मुड़कर बेड पर तकिया रखकर लेट गया था। वो बिल्कुल बेड के सेंटर में लेटा हुआ था। सर के नीचे दोनों हाथ रखकर वो पाँव पर पाँव चढ़ाकर सीटी पर कोई धुन गुनगुनाने लगा और साथ साथ पाँव को भी हिला रहा था। आनिया अब खड़े होना भी दोबर हो गया। आनिया सही थी। अब खड़े होना भी दोबर हो गया क्योंकि वो धुन के साथ साथ गाना गाना भी गा रहा था। वो जो समझी थी कि वो सोफे पर बैठा होकर वो बेड पर एक साइड पर लेट जाएगी, मगर इसे बेड पर मौजूद देखकर वो एक साइड पर पड़े हुए तकिए की तरफ बढ़ी और इसे उठाने लगी। यहीं पर आनिया से भूल हो गई और इसने मौका का फ़ायदा उठाया, इसकी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींच लिया। आनिया लड़खड़ाती हुई इस पर आ गिरी थी। कुछ पल अमीश इसकी झील गहरी आंखों को देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर इसके लिपटे बाल खो दिए। इसके रेशमी बाल कुछ आनिया की पुश्त पर बिखर गए और कुछ इसके मुंह पर आ गिरे थे। इसने इन्हें हाथों में पकड़ लिया। तुम्हारे बाल इतने खूबसूरत हैं जैसे काली घटाएं। आनिया जो नज़रें झुकाई हुई थी इसकी तरफ देखने लगी। तुम्हारी आंखें इतनी नशीली और शराबी हैं कि दूसरा इंसान इसमें डूब जाए। सॉरी। तुम्हारे होंठ इतने नाजुक हैं जैसे पंखुड़ियां गुलाब की। वो होंठों पर उंगली फेरते हुए बोला। अमीश प्लीज़, वो इल्तिजाई अंदाज में बोली, मगर कुछ बोल ना सकी क्योंकि अमीश ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया था। जब ये हंसते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और मेरा नाम तो मज़ीद खूबसूरत हो जाता है। वो इसके लोगों पर हाथ रखे रखे बोला और साथ ही वो जसारत कर चुका था कि आनिया इसे देख कर रहेगी। वो पल पल बहक रहा था और वो इसके साथ बहकना नहीं चाहती थी, मगर वो हिल भी नहीं सकती थी। इन 3 माह में इसने पहली बार खुद को मजबूर और बेबस महसूस किया था। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हुआ आज वो इसके इरादों को टाल नहीं सकेगी और आज इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकेगी। नफ़रत से उठी हुई नज़र आज नहीं उठेगी। वो रफ्ता रफ्ता पिघल रही थी। इसके एहसासात से, इसके जज्बात से 3 माह में पहली बार वह इसके हिसार में कैद हुई थी। पहली बार अमिश की गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर हुई थी और इसकी आंखों में जो ठाठे मारता समंदर था वो रास्ता पा चुका था। वह मुकम्मल इसके हिसार में थी, अपने दिल के पास सांसों और धड़कनों की नज़दीक थी जिसे इसने 1.5 साल से टूट कर चाहा था। सुबह जब अमिश की आँख खुली तो आनिया इसके पहलू में नहीं थी। वो उठकर बैठकर अंगड़ाई लेने लगा और ठंडी ठंडी हवा को सांस के जरिए अपने अंदर उतारने लगा। फिर उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ा। इसी पल आनिया बाथरूम से बाहर निकली थी। शायद वो नहा कर आई थी। चेहरे से फ्रेश लग रही थी। इसने नज़रें फेर लीं। अमिश इसके ग्रेस पर मुस्कुरा दिया। वो भी बाथरूम के दरवाजे पर ही खड़ी थी क्योंकि सामने अमिश था। वो कतरा कर गुजरने लगी तो इसने आगे हाथ रख लिया। प्लीज़ अमिश, और इसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा तो वो पीछे हटकर बोली। क्यों? अमिश इसके पीछे हटने पर बोला। बस मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छू। वो काफ़ी देर के बाद बोली तो अमिश हैरत से इसे देखने लगा। बीवी हो मेरी? अमिश इसे कंधों से पकड़ कर बोला। मगर मैं ये नहीं मानती। वह इसके हाथ कंधे से झटक कर बोली तो अमिश लम्हा भर को देख कर रह गया, फिर गुस्से से बोला। ये क्या बकवास लगा रखी है? तुम मेरी बीवी हो, हमारा निकाह हुआ है, तुमने खुद दस्तखत किए थे। वो गुस्से पर काबू पाकर बोला। मजबूरी के सौदे को तुम मेरी मर्जी नहीं समझ सकते। वो दस्तखत ज़बरदस्ती किए थे। अगर तुम मुझे मजबूर ना करते इस वक्त और मैं मजबूर ना होती तो मैं कभी भी तुमसे निकाह ना करती। कभी भी नहीं। मेरे दिल में कभी भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं थी। वो कुछ देर के बाद बोली। और जब दिल में कुछ नहीं है तो मैं अपना आप भी तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छू। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे प्यार करने पर मजबूर करो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करना नहीं चाहती। आखिर में वो रोने लगी और फिर मुंह पर हाथ रखकर वो नीचे बैठती चली गई। मगर अमिश को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसे कड़ी धूप में खड़ा कर दिया हो या वो कहीं दूर, बहुत दूर तन्हा निकल गया हो और इसे वापस रास्ते की कुछ खबर ना हो। इसे महसूस हुआ जैसे किसी ने दिल से खुशगवानियाँ निकाल कर एकदम हकीकत का आईना दिखा दिया हो। सच का कड़वा ज़हर निकलना बहुत मुश्किल था अमिश के लिए। इसने आनिया की बातों पर एतबार ही नहीं आ रहा था। शायद वो ज़्यादा ही खुशफहम हो गया था, जो समझता रहा कि वह इससे मोहब्बत करती है मगर सिर्फ गरेज पड़ती है। मगर वो दिल से इससे नफरत करती थी। वो समझता था कि वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, मगर वह दिल में ज़रा बराबर इसके लिए गुंजाइश ना रखती थी। वह इससे बात तक ना करना चाहती थी। वह सिर्फ मजबूरी का सौदा था इसके लिए। अगर वो इसे छोड़ दे तो वो खुशी खुशी अलहदा हो जाएगी। इतनी
तलख और गहरी हकीकत सुनने के बाद अमीश वहाँ एक पल नहीं रुका था, वो वहाँ से निकल पड़ा था। आनिया को गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। इसने खुद चेहरा ऊपर उठाया था, वो कहीं नहीं था। वो खड़ी हो गई थी। वो बहुत थक चुकी थी, या शायद दिल का गुबार काफ़ी कम हो चुका था। वो खिड़की के पास आके, बाहर अभी भी बहुत गहरे काले बादल थे, आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वो खिड़की के साथ टेक लगा कर खड़ी होगी। इसे ऐसा मौसम बहुत पसंद था, मगर जितनी से बारिश पसंद थी, अब इतनी ही जहर लगती थी, क्योंकि इसकी पहली मुलाकात बारिश में ही हुई थी। वो अपने घर के बाहर बने हुए लॉन में अपनी कजिन्स के साथ बारिश एंजॉय कर रही थी। वो खूब उछल कूद कर रही थी, और वो इसकी कज़िन नूर, मरियम और आमना और साथ इसके भाई की दोनों बच्चे, वो सब बारिश में नहा रहे थे। अम्मी और चाची अंदर पकौड़े पका रही थी, साथ गरम गरम गुलाब जामुन और समोसे थे। और इसी वक्त एक नौजवान अंदर आ गया था। ए मिस्टर, आप कौन और अंदर क्यों आए हैं? आनिया इसे देखकर बोली। वो नौजवान अमीश था। मैं आपके सामने वाले घर से आया हूँ, और वैसे भी ये मेरा मसला है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसने एक नज़र इसकी तरफ देखा था, वो देखता ही रह गया। सिर्फ एक नज़र में इस पर न जाने क्या असर हुआ था कि वह सुन्न हो गया था। पिंक और पर्पल नज़र की इम्तियाज़ नहीं, इम्तिज़ाज ऐसे कुछ लफ्ज़ होता है, कि प्रिंटेड सूट में बालों को पिनअप करके बहुत खूबसूरत और मासूम लग रही थी। आंखों में शरारत के साथ साथ शोखी भी थी। इसकी झील सी आंखों में भी शरारत थी, खुद इसके होंठों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट थी। बच्चे बारिश में गेंद से खेल रहे थे। इसी स्नाह में बॉल उछलकर अमिश के सर पर लगी तो चोट से खून बहने लगा। आनिया, इस बेचारे के सर से खून बह रहा है, वो तुमको हंसी सूझ रही है, तुम बिल्कुल पागल हो। वो अपनी बेटी को डांट कर बोली। सॉरी माँ। वो फौरन सॉरी बोली, मगर इसके चेहरे से बिल्कुल लग रहा था कि वह शर्मिंदा होगी। बिल्कुल नहीं सॉरी। बेटा तुम अंदर आ जाओ, मरियम आपकी बैंडेज कर देती है। मिसिस फ़ारूक वहीं खड़ी बोली तो मिसिस के साथ अंदर चला गया, मगर इसने इन तीनों की हंसी सुनी थी। चलो तुम अंदर, ताई अम्मा तुम लोगों को बुला रही हैं। मरियम बाहर आई तो वो बरामदे में कहीं कैन की कुर्सियों पर बैठी आइसक्रीम खा रही थी। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। तुम कभी आइसक्रीम खाने से बास मत आना। वो जब लाउंज में होकर गुजरी तो मिसिस फ़ारूक ने इसे आइसक्रीम खाते हुए देखकर बोला, सॉरी मम्मा, आइंदा नहीं खाऊंगी। वो मुस्कुराती हुई बोली। अमिश बैंडेज करवा कर सोफे पर बैठा हुआ था। मिसिस फ़ारूक इसके साथ वाले सोफे पर बैठी हुई थी, और रानिया लोगों के सामने वाले सोफे की पृष्ठ पर हाथ रखकर खड़ी थी। चलो ठंड लग जाएगी, अंदर जाकर कपड़े चेंज कर लो। मिसिस हैदर किचन से बाहर निकलकर बोली। ओके चाची। वो उनके गले में बाहें डालकर बोली तो इसके गाल चूमकर अंदर अ, चली गई थी। वो रात के खाने पर अपनी अम्मी की तरफ से लगाई जाने वाली शिकायत पर सफाई पेश करते हुए बोली तो इससे छींक आ गई। तुम्हें सर्दी महसूस हो रही है? चच्ची इसे छींके मारते हुए देखकर बोली। नहीं माई स्वीट चची, बस अचानक। ओके। उसने फिर से छींक मारी है। वो फिर बोली तो फिर से छींक आ गई, और फिर 6-7 एक साथ छींके लेती चली गई। मेरे ख्याल में रानी, इसे सर्दी लगी है, तुम गाड़ी में बाहर निकालो, हम अभी दवाई लेकर आएंगे। मिसिस हैदर चेयर से उठकर अपनी साथ वाली चेयर पर बैठी आनिया को उठाकर बोली। चाची मैं ठीक हूँ, आप भी बस। वो फिर बोली तो इसकी आई छींक रुक गई, क्योंकि इमरान भाई दरमियान में बोल उठे थे, और ना हो बारिश में, ऊपर से ठंडी है, ठंडी आइसक्रीम खाई, सर्दी तो लगेगी। मिसिस फारूक इसे डांट कर बोली तो आनिया मुस्कुरा दी। आप रुके, फिर मैं चलता हूँ अम्मी, और ख़ुद ही डॉक्टर अजीज़ से दवाई ले आता हूँ। आप इतनी सर्दी में ज़रूर बाहर जाएंगी। चलो आनिया, दानिया लानिया से बोला तो उठती हुई चची रुक गई थी। भाई मैं भी चलूँ? आमना अपनी चेयर से उठकर बोली। एक तुम्हारी कमी थी, चलो। वैसे भी ये तुम्हारे बगैर इंजेक्शन थोड़ी ना लगवाएगी। दानिया आमना को देखकर बोला, नूर तुम भी चलो, वरना तुम्हारे दिल में भी हसरत रह जाएगी। नूर जो खुद जाने के लिए चल रही थी, फ़ौरन खुशी खुशी उठ गई। मैं नहीं जा रही हूँ, ना ही मुझे इंजेक्शन लगवाना है, और मुझे कुछ नहीं हुआ। अनिया इंजेक्शन के नाम पर दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। चलो ठीक है, मैं डॉक्टर को यहीं पर ले आता हूँ। दानियल ड्राइंग रूम से बाहर जाते हुए बोला तो वो नहीं नहीं करती रह गई। अच्छा बाबा चलती हूँ, मगर एक शर्त पर, तुम्हें वापसी पर मेरी बात माननी होगी। मैं इसके कान पे के पास आकर बोली। ताई अम्मा, ये आइसक्रीम की बात कर रही है। दानिया ने फ़ौरन शिकायत लगा दी तो इसकी डबल पॉलिसी पर गुस्से से बोली। मैंने आइसक्रीम का कब कहा? मैं तो कह रही थी दवाई ले आऊँगी, मगर इंजेक्शन ही लगवाऊँगी। मैं नाराज़ होते हुए ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई थी। चलो अब तो आइसक्रीम भी खिलानी पड़ेगी, दान ने इसके पीछे जाते हुए बोला। 1 महीने बाद इनका इम्तिहान शुरू हो गया। इम्तिहान हुए और ख़त्म हो गए, और वह इम्तिहानों से फारिग होकर घर बैठ गई थी। आगे क्या करने का इरादा है तुम लोगों का? जब वो लोग कैरम खेल रहे थे तो इमरान भाई ने पूछा। क्या मतलब आगे? हम बीएससी करेंगे। आनिया आमना की तरफ देखकर बोली। हाँ बिल्कुल, और नफ्सियात में डिप्लोमा लेंगे। आमना इसके ख्यालात बयान करती हुई बोली। और तुम? ओ तो तुम भी बीएससी करोगी? जी इमरान भाई, जहाँ जहाँ ये, वहाँ वहाँ मैं। वो मुस्कुराते हुए शॉट लगाते हुए बोली। चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। आनिया इमरान भाई की तरफ देखकर बोली। इतनी रात को, और वो भी इतनी सर्दी में? अम्मी को पता चल गया तो कीमा कर देंगी। इमरान भाई किचन से उठते हुए बोले। अम्मी कहेंगी या बेगम साहिबा कहेंगी?
आनिया मजाक उड़ाकर बोली। इमरान, आपको छोटी अम्मी बुला रही हैं, मरियम ने लोगों के कमरे में आकर कहा। और तुम लोग भी सो जाकर, रात काफ़ी हो चुकी है। इमरान भाई के बाहर निकलते ही मरियम इन लोगों से बोली, कल का कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाओ ताकि कल की बोरियत से बचा जाए। आमना सोफे पर फैल कर बैठते हुए बोली, तुम लोग खुद ही सोच लो। और दरवाज़ा खोलकर बालकनी में आ गई। ये कौन है? आनिया सामने वाले घर में एक आदमी को जाते हुए देखकर बोली, किसकी बात कर रही हो? आमना और नूर भी बाहर आ गई। वो देखो कितना ज़बरदस्त और स्वीट इंसान लग रहा है। आनिया अंदर जाते हुए आदमी की तारीफ करके बोली, जाने दो, हर एक की शक्ल पर शराफत नाम नहीं लिखा होता। नूर आनिया की तरफ देखकर बोली, मगर वो तो ऐसे नहीं लगते, और बाज़ लोग बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, अंदर और बाहर से शरीफ, नाइस और चार्मिंग प्रिंस। हाँ, लैला। हानिया मुस्कुराते हुए नूर के पीछे कमरे में आ गई। तुम लोग क्या इस आदमी के बारे में बहस करने बैठ गई? पता नहीं कौन है और तुम लोग लड़ने पहले लग जाओ। आमना इन दोनों को लड़ते देखकर बोली, तुम दोनों के लिए यही बेहतर है कि तुम लोग अब सो जाओ। आमना कमरे की लाइट ऑफ करती हुई बोली। वो तीनों आज लंच करने होटल गई थी। ये तय हुआ था कि लंच के बाद आइसक्रीम खाई जाएगी। ये प्रोग्राम आनिया ने बनाया था, जिस पर सब राजी हो गए थे। वो दोनों ट्रे उठाकर ऊपर आ गई। होटल का ही इंतजाम था। अरे ये तो हमारे सामने वाला है। आमना की अचानक नज़र अमीश पर पड़ी। इसने पीछे मुड़कर देखा था। है, हाँ है, तो वही। मगर तुम अपने ध्यान से खाओ, देख नहीं रही इसके साथ 3 आदमी और हैं? आनिया लोगों को देखकर बोली। हाँ, पहली बार आए हैं इसलिए घबराहट हो रही है, नूर मुस्कुराते हुए बोली। फिर वो तीनों बर्गर और कोक की तरफ मुतवज्जा होगी। बर्गर और कोक खाने के बाद वो टिश्यू पेपर से हाथ साफ कर रही थी। आइसक्रीम कब खाना है? नूर बोली, खानी है आई थिंक। जाते हुए खाएंगे और फरहान और अदनान के लिए पैक भी करवा लेंगे। आनिया मुस्कुराते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम। अमीश इन लोगों के पास आकर बोला। वालेकुम अस्सलाम। नूर मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग यहाँ? अमीश मुस्कुराते हुए बोला, कुछ हैरान भी था। मेरे ख्याल में खाने की जगह है, कहीं भी हम लोग हो सकते हैं। आनिया मुस्कुराते हुए बोली, मेरा मतलब ये नहीं था, आपको अकेले पहले नहीं देखा। आप लोगों के साथ इमरान या दानियल वगैरह होते थे, इसलिए पूछा कि आज आप अकेली? अमीश आनिया की तरफ देखकर बोला, ये अकेली तो नहीं, हम दोनों भी इसके साथ हैं। वैसे भी हम घर में बता कर आए हैं। आमना नूर फ़ौरन मेरे ख्याल में दोस्तों के साथ आए थे। नूर इसकी तवज्जो इन तीनों की तरफ दिलवाने लगी जो सीढ़ियों के पास खड़े थे। जी दरअसल मीटिंग के सिलसिले में हम यहाँ आए थे। अमीश इन लोगों की तरफ देखकर बोला, अच्छी जगह चुनी है मीटिंग के लिए। आनिया तंज करते हुए बोली। अमीश ने इसकी तरफ देखा तो अभी भी इसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। बात करते हुए आज भी बेबी पिंक और डार्क पिंक कलर के सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। कानों में पिंक कलर की बालियां और पिंक कलर की सैंडल पहन रखी थी। वो आज भी खिलती हुई कली की मानी लग रही थी। मेरे ख्याल में आप अच्छे तरीके से मायना कर चुके हैं। अब आपके दोस्त बुला रहे हैं, आपको जाना चाहिए। आनिया अमीश को अपनी तरफ देखता पाकर बोली, आप काफ़ी बोल्ड हैं। अमीश अपनी चोरी पकड़े जाने पर मुस्कुरा कर बोला, मैं बोल्ड होने के साथ साथ काफ़ी तेज़ भी हूँ। दूसरों की बात और हरकत को बहुत जल्दी नोट करती हूँ। आनिया मुस्कुरा कर बोली, मेरे ख्याल में आपसे फिर मुलाकात होगी। अब मैं ज़रा जल्दी में हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अमीश जाते हुए बोला, गुड बाय। आनिया मुस्कुरा कर बोली तो इसने पीछे मुड़कर इसकी तरफ देखा और फिर आगे बढ़ गया था। तुमने नोट किया इस दिन भी जब हम दानियल भाई के साथ आइसक्रीम खाने पार्लर गए थे, तो मोहतरम वहाँ भी थे। ये हर वक्त फिरते रहते हैं, मुझे नहीं लगता ये काम वाम करते होंगे। आनिया इसके जाने के बाद हंसते हुए बोली, हमें क्या लेना देना इससे, ये इसके काम से, हमारी बिला से ये जो मर्जी करता फिरे। आनिया बाकी पैसे लेते हुए बोली। इन लोगों ने आइसक्रीम ली और गाड़ी में आकर बैठ गई। आनिया वैसे देखने में ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी का मालिक है, तुम्हें क्या लगता है? नूर आइसक्रीम खाते हुए बोली। मुझे क्या, जैसा मर्जी हो, मुझे कौन सा इससे शादी करनी है? आनिया अपनी गोंद खत्म करने वाली करते हुए बोली और साथ ही गाड़ी स्टार्ट कर ली। क्या पता हो ही जाए। नूर मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, तुम ये अल्फाज दानी के साथ सामने कहना, फिर देखना कैसे वो तुम्हारा भरता बनाएगा। आमना पीछे बैठी हुई नूर की तरफ देखकर बोली, मेरा क्यों? नूर रिटाई से बोली, तो क्या वो मेरा बनाएगा? आमना इसकी रिटाई पर बोली, तुम लोग इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकती? आनिया मुड़ते हुए बोली, हाँ छोड़ सकती हैं, अगर तुम कॉलेज से वापसी पर रोज़ हमें आइसक्रीम खिलाओ तो। नूर मुस्कुराई थी। तुम हमेशा खाती रहना और एक दिन खाते खाते पेटों की तरह फूल कर फट जाना। आमना आमना इसके ज़्यादा खाने पर बोली, तो तुम कौन सा कम खाती हो? नूर इसके मोटा कहने पर से नाराज़गी से बोली, चलो उतरो, बाकी लड़ाई अंदर जाकर करना। आनिया का गाड़ी गेट के अंदर लाती हुई बोली तो वो लोग बारी बारी बाहर निकल गए। हाय, ये क्या हो गया? गाड़ी के एकदम रुक जाने पर आमना बोली, वो लोग कॉलेज से वापस आ रही थी। नूर को उतारने के बाद वो लोग घर आ रही थी। उतरेंगे तो पता चलेगा कि गाड़ी को क्या हुआ है। आन्या चाबी वहीं पर छोड़कर बोली और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। हाय, ये तो टायर पंक्चर हो गया है। आमना पिछले टायर को देखकर बोली, अब क्या करें? आमना आनिया की तरफ देखने लगी जो खुद परेशान खड़ी थी। देखते हैं शायद आसपास कोई वर्कशॉप हो। आनिया दाएं बाएं नजरें दौड़ाकर बोली, एक्सक्यूज़ मी, क्या यहाँ कोई वर्कशॉप है? आन्या फुटपाथ पर गुजरते हुए एक आदमी से बोली, अगले मोड़ की नुक्कड़ पर ही वर्कशॉप है। वो आदमी लोगों की तरफ देखकर बोला, शुक्रिया। आमना जल्दी से बोली, इसे शुक्रिया तो कह दिया, अब क्या इसे यहाँ लाएं या गाड़ी वहाँ लेकर जाएं? आन्या इस आदमी के जाने के बाद बोली, तुम पहले नहीं बोल सकती थी, हम इस आदमी को ही कह देते। आमना गर्मी में तपते हुए बोली,
हाँ, वो तो जैसे हमारे हुक्म का गुलाम था, फ़ौरन जाकर वर्कशॉप से किसी आदमी को ले आता। आन्या इसके अंदाज़ में तपते हुए बोली। एक तो ऊपर से इतनी सख्त गर्मी और 2 घंटे सर खपाने वाला पीरियड, और अब इस गाड़ी को भी अभी ख़राब होना था। आमना गुस्से से बोली, "एक खबरदार जो मेरी गाड़ी को कुछ कहा।" आन्या फ़ौरन अपनी गाड़ी की हिमायत में बोली, "अच्छा ऐसा करते हैं, या तो मैं जाकर आदम को बुला लाऊँ या तुम?" आन्या पास खड़ी आमना को देखकर बोली, "मैं?" आमना अपनी तरफ उँगली करते हुए बोली, "तो ठीक है, मैं बुला लाती हूँ, तुम यहीं पर ठहरो।" आन्या गाड़ी से बैग निकालते हुए बोली, "यार, ये नुक्कड़ पर ही तो जाना है, क्या चाह निकली जा रही है? यार, मैं इसलिए परेशान ही हूँ, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं बुला लाती हूँ।" आमना फ़ौरन आगे बढ़ते हुए बोली, "अभी वो 2-4 कदम ही गाड़ी से आगे बढ़ी होगी कि इन लोगों के पास एक ब्लैक करोला रुकी। आप लोग यहाँ एनी प्रॉब्लम?" अमीश गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोला, "लो, इसे भी अभी हाजिर होना था।" आनिया इसे देखकर मुंह में बड़बड़ाई, "दरअसल हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं।" आमना इसकी गाड़ी के पास आकर बोली, "तो ये कौन सा प्रॉब्लम है, मैं भी बदल देता हूँ।" अमीश गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, "चलो जी, हमारा मसला हल हो गया।" आमना मुस्कुरा कर आनिया की तरफ देखते हुए बोली, इसने डिक्की से दूसरा टायर निकाला और जल्दी से टायर बदलने लगा। 10 मिनट में टायर बदल कर वो हाथ झाड़ते हुए खड़ा हो चुका था। "लीजिए, आपकी गाड़ी का टायर लग चुका है। थैंक यू सो मच। आपने इतना बड़ा एहसान किया।" आनिया मुस्कुरा कर बोली, ये ले लीजिए।" उसे हाथ झाड़ते हुए देखकर उन्होंने टिश्यू पेपर अपने हाथ वाला इसकी तरफ बढ़ाया तो वो अपने कपड़े साफ करने लगा। "इतनी सख्त गर्मी में आपने हमारी मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया।" आमना बहुत ज़्यादा मशकूर नज़र आ रही थी, इसमें अपनी इतनी एहसानमंदी की क्या ज़रूरत है, ये तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, आप लोगों को देखा तो पड़ोसी होने की हैसियत से अपना फ़र्ज़ चुकाने आ गया। अमीश मुस्कुरा कर बोला, "ये मेरा कार्ड रख लीजिए, कभी मदद की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लीजिएगा।" वो कार्ड देते हुए बोला, "अच्छा, फिर मुलाकात होगी।" अमीश इसके पास से गुजर कर अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए बोला, "तो तौबा कितनी गर्मी है।" आनिया गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोली और साथ ही गाड़ी तेज़ी से भगा ले गई। इन लोगों की गाड़ी के चले जाने के बाद अमीश भी अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सफ़ेद यूनिफ़ॉर्म में भी बहुत प्यारी लग रही थी। तुमने नोट किया, हम जहाँ जाते हैं वहाँ ही पाया जाता है। शाम को वो लोग इसे कमरे की बालकनी खोलकर बैठी पड़ रही थी जब आमना ने किताबों से सर खपाती आनिया से कहा, "हाँ, हर मोड़ पर हर जगह हर एक चीज़ देखने को मिलती है, मैं तो उकता गई हूँ।" आनिया काम करते हुए बोली, "नहीं, उकताने वाली तो कोई बात नहीं। शक्ल और सूरत में उकताने वाली नहीं। इतनी शक्ल और सूरत भी उकताने वाली नहीं और देखने में भी ज़बरदस्त है।" आमना ने कहा, "हुँ, मुझे तो एक आँख नहीं भाता। मेरा बस चले तो मैं शक्ल भी ना देखूँ।" आनिया गुस्से से बोली। नज़रें अभी भी सवाल पर थी। "इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी और बात करने का अंदाज़ इतना प्यारा है, तुम इसे ना देखने की बात कर रही हो?" आमना हैरानगी से आनिया की तरफ देखकर बोली, "तुम्हें कब से इसकी पर्सनैलिटी नज़र आने लगी? और उन्होंने कब से तुमसे बात की कि तुम्हें इनका अंदाज़ पसंद आ गया? तुम कभी ना मेरे ख़्याल में तुम्हारे दिमाग इन सीटों की वजह से आई थिंक ऐसे कुछ समथिंग वजह से ख़राब हो गया। मैं मैडम से शिकायत करूँगी और आइंदा कभी ना बैठूँगी।" आनिया बेदिली से बोली। "तुम इतनी देर से सीटों के बारे में बकवास कर रही थी?" आमना हंसते हुए बोली, "तो और क्या। वो सीधी होकर बैठी, बिल्कुल बुद्धू। मैं तो सामने वाली इस की बात कर रही थी और तुम भी बस आनिया फजूल हो।" आमना बालकनी के पास जाते हुए बोली, "ओह, वो सीटों की बात करी और वो सामने वाले हमसाए की।" मुझे एक फिल्म का सीन याद आ गया। एक लड़का गाड़ी की बात कर रहा था और एक उसमें से उतरने वाली हसीन परी की, मतलब लड़की की। "ये सामने वाला हमेश जो अंकल रफ़ीक के घर रहने के लिए आया है, तुम?" वो गुस्से से देखकर बोली, "और वैसे भी मुझे क्या ज़रूरत है इसके मुतालिक सोचने की? किसी और के बारे में क्यों सोचूं? तुम्हारे भाई साहब से मैं क्या तुम्हारे भाई साहब क्या है, बहुत है कि मैं इनको ही समझ सकूं। मुझे समझ नहीं आ रही गाइस, मेरे साथ क्या हुआ है। मैं इतना कभी नहीं अटकती, मुझसे वर्ड भी अदा नहीं हो पा रहे। मैं इतना तो कल भी नहीं अटकी थी। हाँ, मैंने ब्रेक लेके भी देख लिया है, पता नहीं मैं आधा वर्ड कह रही हूँ, आधा अटक जाता है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए।" आनिया भी इसके पीछे बालकनी में आकर बोली, "आनिया, ये मैथ करके तुम थक नहीं गई?" आमना इसकी तरफ देखकर बोली, "और हाँ, एक लड़की ने कहा था कि आप एंड पे तबसरा दे दिया करें। प्लीज़ डियर, मैं आपको सच सच बताऊँ ना, मुझे भूल जाता है एंड तक जाते जाते कि मैंने उस टाइम क्या बोलना था। इस वजह से जैसे मुझे याद आता है मैं तब भी बोल देती होती हूँ। हाँ, और कोई तफरी भी नहीं की, हम वही कर लें।
आन्या बेड पर बैठकर बोली। वो अंदर आकर आमना की साइड वाले बेड पर बैठकर बोली, जो आमना के सामने था। क्यों ना हम अमीश से दोस्ती कर लें? आमना इसके पास बैठकर बोली। तुम्हारा दिमाग तो सही है। आन्या इसको घूर कर बोली। हाँ सच, इसी बहाने पता चल जाएगा कि वो किस नेचर का बंदा है। आमना इसकी मिन्नत करते हुए बोली। मेरे ख्याल में तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं, और वैसे भी तुम्हें क्या ज़रूरत है इसके नेचर के बारे में जानने की? वो बेड से उठते हुए बोली। प्लीज़ आन्या, टाइम पास ना सही, सिर्फ मेरे लिए। वो आन्या का हाथ पकड़कर मिन्नत से बोली। तुम्हारे इरादे तो ठीक है, मुझे नहीं लगता तुम्हारे इरादे ठीक हैं। आन्या इसको घूर कर बोली। प्लीज़ आन्या, मेरे लिए, मुझे अच्छा लगता है कि मैं हर अच्छे इंसान से दोस्ती करूँ। आमना फिर मिन्नत से बोली। सिर्फ दोस्ती? आन्या शक से बोली। कसम से सिर्फ दोस्ती, तुम्हारी कसम। वैसे शक में मुबतला देखकर जल्दी से कसम खाकर बोली। और अगर घर में किसी को पता चल गया तो? आन्या सिर डराते हुए बोली। तुम बेफिक्र हो, अव्वल तो किसी को पता नहीं चलेगा, नहीं, और अगर कभी पता चल भी जाएगा तब की तब देखी जाएगी, और वैसे भी वो ज़्यादा अरसा यहाँ नहीं रहेगा। आमना फ़ौरन हल बताते हुए बोली। क्या मतलब? क्या वो मुस्तकिल यहाँ नहीं रहता? आन्या हैरान होकर बोली। नहीं, इसकी फैमिली लाहौर रहती है और वो यहाँ सिर्फ बिजनेस के सिलसिले में आया है, और काम होते ही चला जाएगा। आमना इसे अमीश के मतलब बताते हुए बोली। प्लीज़ मान जाए। आमना इसे नीमरे समंदर देख कर बोली। अच्छा। आन्या अपने बाजू छुड़ाते हुए बोली। तो खुश होकर इसने गले में अपनी बाहें डाल दी। ये डिब्बा लेकर जाना ज़रूरी था? आनिया गुलाब जामुनों के डिब्बे की तरफ देख कर बोली। यार, फ्रेंडशिप करने जा रहे हैं और वैसे भी पहली बार जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लेकर जाना है। आमना गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोली। अगर वो ना आया हुआ तो, या अगर इसने दोस्ती करने से इनकार कर दिया, या दानियाल और इमरान इमरान भाई को बता दिया, तो फिर क्या होगा? आनिया से डराते हुए बोली। तुम बेफिक्र हो, वो ज़रूर आएगा। वो होटल के अंदर जाते हुए बोली। लो वो रहा। आमना ने कॉर्नर वाले टेबल पर अमीश को देखकर कहा। ये तो लगता है खुद बेसब्र है। आनिया मुंह में बड़बड़ा कर बोली। सीरियसली वैसे आमना, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुराफाती कहीं की। ऐसे नहीं करनी चाहिए दोस्ती लड़कों के साथ। सख्त जहर लगती है मुझे वो लड़कियां। खैर, डोंट टेक इट पर्सनल। अस्सलाम वालेकुम। अमीश खड़े होते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम। अमीश साहिब। आमना कुर्सी पर बैठकर बोली। आनिया ने मुंह ही मुंह में कहा। प्लीज़ आप बैठे ना। अमीश आनिया को खड़े देखकर बोला। जी वो कुछ नहीं। आनिया से गुस्से से कुछ कहते हुए रुकी। आप क्या लेंगी? वो आमना और आनिया की तरफ देख कर बोला। यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत मज़े का है, आपने कभी ट्राई किया? आमना मुस्कुराते हुए बोली। तो आनिया से देख कर रह गई। ये आपके लिए मिठाई का डिब्बा। आमना मिठाई का डिब्बा टेबल पर रखकर बोली। किस लिए? अमीश हैरानगी से बोला। दोस्ती की शुरुआत के लिए। आमना मुस्कुरा कर बोली। ओह थैंक यू, इसकी क्या ज़रूरत थी? वो मुस्कुरा कर बोला। हाय, शक्ल से कितना फ्लर्ट इंसान लग रहा है। मुझे नहीं लगता बिजनेस के लिए आया हो। शक्ल से धोखेबाज लगता है, ज़रूर किसी जुर्म में भाग कर आया है, कोई और काम नहीं इसे। आनिया से देखकर सोचती हुई आमना की तरफ देखने लगी, जो मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। तुम कम से कम मुस्कुरा कर खाना ही खा लेती। कितनी मोहब्बत से वो पेश कर रहा था। रात को बिस्तर पर भी आनिया को लताड़ते हुए बोली। आमना, ये खेल अच्छा नहीं। तुम खुद देखो, वो शक्ल से फ्लर्ट किस्म का इंसान लग रहा है, तुम इसे दोस्ती छोड़ नहीं सकती? इसने आमना की तरफ देखकर पूछा। आनिया, क्या हो गया? तुम एक अच्छे खास इंसान को तुम फ्लर्ट किस्म का इंसान बना रही हो, और कब से तुम अपनी चेहरा शनास होगी? इतनी आई थिंक कि तुम्हें एक शरीफ और नाइस शख्सियत का मालिक फ्लर्ट और धोखा देने वाला इंसान लगा? आनिया, तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। जब से वो यहाँ आया है तुम इसे खाती हो, हालांकि वो बहुत अच्छी नेचर का मालिक है। तुमने कोई गलत हरकत करते हुए देखा भी है इसे? 9 माह होने को आए हैं, कभी तुमने इसे किसी लड़की के साथ देखा है? आमना इसकी अच्छी खासी क्लास लेकर बोली, और आखिर में फिर इससे पूछने लगी। तो आनिया खामोश होगी, क्योंकि ये बात भी थी कि 9 माह में इसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी, और ना ही कभी फजूल में ताका-झाकी की थी, जिससे वो आवारा किस्म का शख्स लगता। मगर फिर भी आनिया इस शख्स को देखते ही बेज़ारी महसूस करती थी। ये बात इसे खुद समझ में नहीं आई थी। अब प्लीज़ खामोशी से सो जाओ, और दूसरी बात ज़हन-नशीन कर लो, दोस्ती भी मैंने इससे की है, इसने मुझसे नहीं की। पहले हाथ मैंने बढ़ाया है, इसने नहीं, और मेरी नज़र में वो एक परफेक्ट इंसान है और मुझे अच्छा लगता है। मैं इससे दोस्ती नहीं छोड़ सकती, किसी भी कीमत पर नहीं, समझी? आमना तमाम लिहाज बलाए ताक रख कर बोली, और फिर साथ ही बेड की दूसरी साइड पर लेट गई और अपनी साइड का लैंप बंद कर दिया, और गुस्से में शब बखैर कहकर सो गई। आन्या वहीं बैठी की बैठी रह गई, क्योंकि आमना ने पहली बार इससे इस तरह बात की थी, वगरना इनमें इतनी अच्छी दोस्ती थी कि वे एक दूसरे की बात मानती थी। जो इसे अच्छा लगता वहीं आमना और नूर को, और जो आमना नूर पसंद करती वहीं आन्या भी पसंद करती थी। मगर आज आन्या को लगा जैसे इनकी दोस्ती में दरार आ गई हो, इन दोनों के दरमियान कोई शख्स आ गया था। इनकी बचपन की दोस्ती एक पल में नाजुक मोड़ इख्तियार कर गई थी, और आन्या जो समझती थी कि इनकी दोस्ती मौत के अलावा कोई नहीं ख़त्म कर सकता था, तो आज वो बात गलत हो गई थी। इन तीनों की दोस्ती मिसाली थी। इन तीनों ने बचपन से लेकर आज तक और कोई दोस्त नहीं बनाई थी। स्कूल और कॉलेज में भी दूसरी लड़कियों से हेलो हाय थी, मगर वो तीनों एक दूसरे के अलावा और कोई दोस्त या राजदान बनाने के लिए तैयार ना थी। आज इसे अपनी दोस्ती में दरार की बजाय अमिश लग रहा था, और इसने फैसला कर लिया था कि वह इससे बात करने की इसकी मिन्नत करेगी कि वो आमना को धोखा ना दे, इसे छोड़ दे। वो तो नादान है, इसे नहीं पता वो क्या कर रही है। तुम आज ज़रूरत से ज़्यादा खामोश नहीं हो? नूर आनिया की तरफ देखकर बोली।
अब वो और आमना घंटे भर से एक दूसरे से बातें करी थी, मगर आनिया इस दौरान अमिश से बात करने की प्लानिंग कर रही थी। नहीं बस। और आनिया तुम बताओ, तुम अमिश से मिली थी? नूर एकदम आमना से पूछने लगी, जो किताब खोलकर कुछ लिखने लगी थी। हाँ, कल मेरी बात हुई थी। बेचारा अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हुआ है, इसलिए तो टाइम नहीं मिलता। वो कह रहा था कि जब फारिग हो जाऊंगा तो बात करूंगा। आमना किताब बंद करके बोली, तुम्हें इसने बताया है अमिश के बारे में? नूर आनिया की तरफ देखकर बोली, हाँ। वो मुख्तसर बोली। नूर, तुम इसे समझाओ कि ये दोस्ती अच्छी बात तो नहीं। और फिर अमिश तो आनिया और बोलती, मगर नूर ने इसकी बात काट दी। क्या हो गया आनिया, तुम्हें वो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? और तुम कब से दूसरे इंसान में खामियां निकालने लगी? आमना ने मुझे बताया था, मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक शख्स को हम जानते नहीं, से पहचानते नहीं कि वह कैसा है, इसकी नेचर कैसी है, इसका इखलाक कैसा है, और तुम इसे बगैर जाने इसमें बुराइयां निकालने लगी। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है। एक शख्स को तुम जानते नहीं, वो कैसा है, उसका इखलाक कैसा है, जाने बगैर ही दोस्ती। अब कोई ये ना कहना कि दोस्ती के लिए मतलब लाइक जाने के लिए दोस्ती की है। ऐसा नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता मतलब लाइक जब भी एक इंसान रह रहा है ना, तो उसकी बातें ऐसे कान में पड़ जाती है। वैसे भी वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन दोस्ती नहीं करनी चाहिए लड़कों से खास तौर पे। तुम ही तो कहती थी कि अच्छा इंसान वो है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी अच्छा समझता है, जिसमें खुद बुराई हुई है और दूसरों को भी बुरी नज़र से देखता है। और तुम्हें ऐसे लोग बहुत बुरे लगते थे। आनिया, जो बगैर सोचे समझे दूसरे इंसान में बुराइयां निकालते हुए। तो फिर आनिया, ये क्या है? ये क्या है? तुम एक ऐसे शख्स में बुराइयां क्यों निकाल रही हो? क्या तुमने खुद इसे देखा था? क्या तुमने इसके बारे में कोई गलत बात सुनी? नूर उसका ब्रेन वॉश करते हुए बोली, नहीं आन्या, तुमको अगर वो बुरा लगता है तो तुम मत मिलो, मगर तुम अपनी पर्सनैलिटी को भी डाउन ना करो। ऐसी चीप बातें करके तुम बहुत अजीब लगती हो। नूर आखिर में इसे समझा रही थी। आन्या वाकई में शर्मिंदा हो गई थी कि वो बगैर सोचे समझे कैसे इतनी घटिया बातें करने लगी। अब इसकी समझ में आ गया था कि ऐसी बातें करके दूसरे इंसान की पोजीशन इसी तरह ऑकवर्ड होती है। आन्या, मैं अम्मी लोगों के साथ बाजार जा रही हूँ, तुमको जाना है? आमना अलमारी खोलकर मैगजीन में गुम आन्या से बोली, नहीं मेरा दिल नहीं जा रहा। वो मैगजीन से निगाहें उठाते हुए बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी, हमें बाजार से लौटने में शायद देर हो जाए। अदनान और फरहान घर पर ही हैं, प्लीज़ तुम इनको देख लेना। आमना अलमारी बंद करके बाहर जाते हुए बोली, क्यों, क्या इसके साथ मरियम भी जा रही है? वो मैगज़ीन बंद करके बोली, हाँ, इसे अदनान और फरहान के लिए कपड़े लाने थे, मौसम चेंज हो रहा है इसलिए वो कह रही है तुम खाना खा लेना और इन्हें भी खिला देना। आमना कमरे से बाहर जाते हुए बोली। आन्या थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आ गई। वो लोग जा चुके थे। इसने बच्चों के कमरे में देखा, वो सो रहे थे। वो बाहर टीवी लाउंज में आ गई और टीवी के चैनल बदलने लगी। तकरीबन 15 मिनट बैठी और चैनल चेंज करती रही। बीबी जी, ये बाहर पार्सल पड़ा पड़ा हुआ था जी। चौकीदार आन्या को पार्सल देते हुए बोला। बीबी जी, आपका नाम लिखा है। वो पकड़ते हुए बोली, मेरा? कौन डाल कर गया है? वह हैरान होकर बोली और पार्सल पकड़ लिया। बीबी जी, सुबह तक तो नहीं था। पता नहीं जी कौन रख कर गया है। अभी हमारी नज़र पड़ा इस पर। आई थिंक पठान है ये। वो दुबाना अंदाज में बोला, अच्छा तुम जाओ, मैं देखती हूँ। वो रैपर उतारते हुए बोली। रैपर उतारने के बाद इसमें से एक कार्ड निकला था जिस पर इसका नाम बड़ी खूबसूरती से लिखा था। बाहर भी आई थिंक सिर्फ इसका नाम था। बेचने वाले का एड्रेस नहीं था और ना ही नाम था। कार्ड पर भी बेचने वाले का नाम नहीं लिखा था, अलबत्ता एक शेर लिखा था, तू आद खुला गुलाब है, तुझको छूने को है बेकरार, मेरे दिल की तमाम हसरतें मेरी आंखों के ख्वाब इट्ठे। पार्सल खोल तो प्रवीण शाकर की खुशबू थी और भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा था। वो किताब को उलट पलट कर देख रही थी कि इसी वक्त फ़ोन की बेल हुई। तीसरी बेल पर इसने फ़ोन उठाया। हेलो। वो मर्दाना मुर्दा आवाज़ से बोली थी, क्योंकि वह अभी तक किताब भेजने वाले के बारे में सोच रही थी। क्यों, क्या तोहफ़ा पसंद नहीं आया? लोग तो कहते हैं कि चाहने वाले जो भी भेजें अपने चाहने वालों को, तो वो अपनी आंखों पर रखते हैं। क्या मैं भी ये उम्मीद कर सकता हूँ कि ये तोहफ़ा आपको ज़रूर पसंद आएगा? इसकी आवाज़ और बातों से इसके जो दांत रोशन हो गए थे, वो बिल्कुल होशो-हवास में आई थी कि इसका चाहने वाला कौन है जिसको वो नहीं जानती, और ये आवाज़ भी जानी-पहचानी नहीं। आखिर ये है कौन? आप कौन हैं? वो सिर्फ इतना ही पूछेगी। बताया ना, आपका चाहने वाला। मेरा मतलब है आपका नाम क्या है? वो ज़िद होते हुए बोली। मेरा नाम? वो सोचते हुए बोला, आप भी मुनहसिर है, जो मर्ज़ी कह लें प्यार से, गधा कह लें। आखिरी फ़िक्र पर ज़ोर देते हुए बोला, ये क्या बात हुई? आपके वालिद ने आपका नाम रखा होगा? वो मुकम्मल तौर पर ज़िद हो चुकी थी। हाँ, रखा है, मुझे पसंद नहीं आया। वो शायद इसे मुझे
मुकम्मल तौर पर तंग कर देना चाहता था। आपका ये गिफ्ट मैं बाहर गली में फेंक दूँगी और आप भाड़ में जाएँ। वो गुस्से से फ़ोन बंद करते हुए बोली, सारी रात वो इस चाहने वाले के बारे में सोचती रही। पहले इसके ज़हन में आया कि शायद दानियाल ने अपने और इसके दरमियान खूबसूरत एहसास की वज़ह से ये गिफ्ट भेजा हो और इसे तंग करता हो। मगर इस बात की तस्दीक इस वक़्त होगी जब इसने दानियाल से पूछा, दानी तुम्हें शायरी पसंद है? वो दानियाल को राहदारी में घेरते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, इस फ़ज़ूल चीज़ के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। इस बेकार के काम के अलावा भी और बहुत से काम हैं। क्यों, तुमने क्यों पूछा? इसने शायरी से इतनी बेज़ारी ज़ाहिर की थी कि इस बारे में दोबारा पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ऐसे ही वह खामोशी से वापस पलट गई और अब काफ़ी देर से इस किताब के बारे में सोच रही थी। शायद इस बात को वो भुला भी देती, मगर इस दिन वो सुपरमार्केट तक गई थी, ऐसी इधर-उधर की चीज़ें लेने। जब वो वापस आई तो ड्राइविंग सीट पर फिर वैसे ही गिफ्ट पड़ा हुआ था। वो हैरान होकर इधर-उधर देख रही थी। गाड़ी के चारों तरफ शीशे बंद थे और दरवाज़ा भी लॉक था। फिर कोई किस तरह दरवाज़ा खोलकर गिफ्ट रख सकता था? वह दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई शॉप पर और गिफ्ट दूसरी सीट पर रख दिए और दरवाज़ा बंद करके गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स करने लगी। मगर इसकी नज़र अभी भी चारों तरफ दौड़ रही थी। वह इधर-उधर देख रही थी। घर आकर इसने वो गिफ्ट खोला। इसमें एक बार फिर शायरी की किताब अहमद फराज की जाने जाना थी। हाय अल्लाह! सारी मैंने भेज दे। क्या नाम है तुम्हारा? इस लड़की का नाम क्या है? पता नहीं, मुझे भूल गया। देखा, मैं तभी कहती हूँ कि मैं 7 अप्सरा इसलिए देती हूँ क्योंकि एंड पे मुझे भूल जाता है मैंने क्या कहना होता है। इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट बात भी भूल जाती है कभी भी। कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे हमेशा याद रहती हैं। खैर, इस लड़की का जो भी नाम है, ये लड़की प्लीज़ मुझे भेज दे। इसने वो गिफ्ट उठाकर बेड पर फेंक दिया। इसके कमरे का फ़ोन बजा था। इसने परेशानी के आलम में फ़ोन उठाया था। हेलो, मकायबाना अंदाज़ में बोली, आप इस वक़्त बहुत अच्छी लग रही थी। ये जब आपकी नज़रें चारों तरफ मुझे तलाश कर रही थी, परेशानी के आलम में गाड़ी कभी कभी गाड़ी को देख रही हैं, तो कभी चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी। आप मुझे तलाश करना चाह रही थी, मगर आपने सुना नहीं, चाहने वाले इतनी आसानी से तो नहीं मिलते। वो जो कोई भी था मुस्कुरा रहा था। आखिर आप हैं कौन? वो परेशान होते हुए बोली, लो, अभी पिछली बार तो बताया था कि एक तो आप भूलती बहुत हैं। वो मुस्कुरा कर बोला, बताया था आपका चाहने वाला। देखें, वो इसे समझाने लगी। वो उल्टा बोला, दिखाएँ, वैसे फ़ोन पर क्या देख सकता हूँ? वह मुस्कुराते हुए बोला, आप बहुत बदतमीज़ और वाहियात भी हैं। वो गुस्से से फ़ोन बंद करते हुए बोली, आखिरी शख्स है कौन? वो हाथ में गिफ्ट पकड़ कर बोली। वो नूर का घर छोड़कर इस तरफ वाली बाट की तरफ आ रही थी जब एक बच्चा गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। इसे एकदम गाड़ी रोकनी पड़ी। वो गुस्से से बाहर निकली तो वो गिफ्ट पकड़ा कर खुद इसे भी ही परेशान कर गया। घर आई तो मरियम बोली, आनिया, तुम्हारा फ़ोन है। वो जब अपने कमरे की तरफ जा रही थी वहीं रुक गई। आप मेरा बैग कमरे में रख दें। वो अपना शोल्डर बैग इसे पकड़ाते हुए बोली तो मुस्कुरा दिया। आज इसने सोचा था कि वो 2 टक बात करके रहेगी। हेलो, वो सोफ़े पर गिरने के अंदाज़ में बोली, मैंने तो इस वक़्त शुक्र किया जब आपने गाड़ी रोकी, वरना मैं तो बहुत परेशान ही हो गया था कि कहीं आप बच्चे को गाड़ी के नीचे ना कुचल दें और मुझे देने ना पड़ जाएँ। पहले मैं समझा शायद आप गुस्से में हैं। लोग कहते हैं ना कि अगर इंसान गुस्से में हो तो वो कुछ भी नहीं देखता। वो नॉन स्टॉप बोलते हुए रुका। आखिर आप चाहते क्या हैं? वो इसके रुकने पर बोली। ज़िंदगी में पहली बार बिल्कुल सही बात की। आखिर आप इतने दिनों से परेशान हो रही थी। आपने मजाल एक बार भी पूछा हो ताकि मैं आखिर चाहता क्या हूँ? तो ये बहुत आसान सी बात है। क्या आप मेरी दोस्त बन सकती हैं? वो मुस्कुराते हुए बोला। आखिर आप मुझसे ही दोस्ती क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप औरों से बहुत मुख्तलिफ हैं। आप अपनी फ़र्ज़ की खातिर किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। आप खुद भी हँसती हैं और दूसरों को भी हँसाती हैं। आप में कोई चीज़ बनावटी नहीं है। आप बिल्कुल सादा हैं, बल्कि पाकीज़ा और पारसा हैं। आप ऐसी सूरत हैं जिसे पूछने को दिल चाहता है। ओह माय गॉड! सो सॉरी, ये नहीं बोलना था। या अल्लाह! क्या बोलते रहते हैं। आपकी आँखें इतनी गहरी हैं कि इसमें दो जहाँ बात है। आपकी आँखें मुस्कुराती हैं जब शरारत करती हैं, तो होंठों के साथ-साथ आँखों में भी मुस्कुराहट हिचकोले लेती हैं। वो जो नॉन स्टॉप बोलता ही जा रहा था और आनिया इसकी बातों के सहर में खोई हुई थी। काश अगर मैं आर्टिस्ट होता तो मैं आपका चेहरा तख्लीक करता, आपकी खूबसूरती को स्केचेस में कैद करता, आपके हुस्न को बयान करता और आपकी मुस्कुराती हँसी के तिलस्म को कलम से तराशता। काश कि मैं आपके संग हमेशा कदम से कदम मिलाकर चल सकूँ। वो बोलता जा रहा था और वो खोई जा रही थी। ज़िंदगी में कभी भी किसी ने इससे ऐसी बातें नहीं की थी और जो ऐसी बातों की तवक्को दानियाल सकती थी, वैसी बातें कोई गैर कर रहा था। शायद दानियाल ऐसी बातें नहीं कर सकता था क्योंकि इसे बिज़नेस की गिनती के अलावा और कुछ आता भी नहीं था। वो रोमांस के बारे में अलफ़-बे नहीं जानता था। वो अच्छे कज़न की तरह हर फ़र्ज़ अंजाम दे रहा था, मगर मंगेतर के एहसास से अनजान था। वो काफ़ी दिनों तक इसी हिसार में मुक़ीद रही। इस दिन भी वो खोई-खोई ही थी। जब आमना से मुखातिब किया, आनिया, ये तुम हर वक़्त खोई-खोई ही क्यों रहती हो? पहले परेशान रहती थी, अब खोई-खोई रहती हो। वो इसके सामने ग्रिल के साथ टेक लगाकर बोली। वो अपनी बालकनी में चेयर पर बैठी हुई थी। हाँ, कुछ नहीं, वैसे ही। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम सुनाओ, तुम्हारी दोस्ती कैसी जा रही है? वो जो खफ़त महसूस कर रही थी कि कहीं वो जान ही ना जाए अपनी खफ़त
दीपक मिटाने को बोली। किसके साथ? वह इसके पास कुर्सी पर बैठते हुए बोली। ख़त्म होगी? वो पास पड़े हुए गमलों के पत्तों से खेलते हुए बोली। क्या मतलब? वह हैरान होते हुए बोली। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? वो तो दोस्ती करने के 1 हफ़्ते बाद ही चला गया था और एक्सक्यूज़ करके गया था कि कहीं मैं माइंड ना कर जाऊँ। बस सादा से अंदाज़ पे बोली। इसलिए मैं भी कहूँ वो काफ़ी दिनों से नज़र क्यों नहीं आया? वो उठते हुए बोली। अब वो हफ़्ते में 2 बार इससे बात करती थी, मगर इसने नाम अपना अभी तक नहीं बताया था। दुनिया जहाँ की बातें इससे करती थी और वो खुद भी अब वो काफ़ी फ्री हो गई थी। पहले जो माथे पर गुस्से परेशानी की वज़ह से बल पड़ जाते थे, अब वो हर बात पर मुस्कुराती थी। मैंने कहा ना, जब हम ज़ाहिर-सी बात है, लड़के हो या लड़कियाँ, एक एहसास होता है कि आपको कोई चाह रहा है या ऐसा कुछ भी। तो उस टाइम वहाँ पे ये डिपेंड होता है कि आपने लाइक किस तरह रिएक्ट करना है। आप चाहे तो झिटक लें, आप चाहे तो सवार कर लें। और मेरे ख़्याल में बगैर अगर आपके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, पुख्ता रिलेशन नहीं है, तो झटक देना बेहतर है। खैर, आप लोग कहेंगे कि तुम्हें तो 1980 की रूह समझ है। फॉरगेट इट। पहले जो माथे पर गुस्से परेशानी की वजह से बल पड़ जाते थे, वो हर वक्त पर मुस्कुराती थी, हर बात पर मुस्कुराती थी। अब तो इसे इसके फ़ोन का इंतज़ार रहने लगा था। न जाने क्या जादू किया था इसने कि वो इसके शहर में खींचती चली जा रही थी। अब भी वो बैठी फ़ोन वाले से बातें कर रही थी। अच्छा, बिज़नेस के अलावा और क्या करते हैं? वो मुस्कुराते हुए पूछने लगी। मैं शायरी पढ़ता हूँ और शायरों के कलाम सुनता हूँ, और इसके अलावा तुम्हें सोचता हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। यानी आपको शायरी के बारे में बहुत कुछ मालूम है? वो इसकी बात के असर को ज़ाहिर करते हुए बोली। इतना नहीं, मगर मैं तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बयान कर सकता हूँ। मसलन, वो ज़हरीला मुस्कुराते हुए पूछने लगी। मसलन ये कि रिश्ता जो दोस्ती का है, साथ-साथ रहें या बिछड़ जाएँ, संवरते रहें हालात या बिगड़ जाएँ, दोस्त सदा दिल के करीब होता है। यानी मैं आपकी सिर्फ़ दोस्त हूँ? वो जो खोए हुए अंदाज़ में पढ़ रहा था, इसकी बात पर मुस्कुराने लगा। वो खुद भी मुस्कुरा रही थी। मेरे ख़्याल में आप मुझसे उगलवा रही हैं कि मेरे नज़दीक आपकी क्या हैसियत है? वो मुस्कुरा कर बोला। यही समझते हैं? वो इसके बाद पकड़ लेने पर और समझ जाने की कायल हो गई थी। हर कदम पर मिले एक नई खुशी तुमको, अंधेरी राह में तुम मिल जाओ रोशनी तुमको। मेरी दुआ है कि लग जाए मेरी हयात के लम्हों की रोशनी तुमको। यानी आप मेरे लिए अपनी ज़िंदगी भी दान कर सकते हैं। इसका मतलब है आप मुझ पर एतमाद भी करते हैं। वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने मतलब की तरफ आ रही थी। हाँ, अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा। वो सच्चाई बयान करते हुए बोला, मेरे ख़्याल में आप दूसरे लफ्ज़ों का सहारा लेने के बजाय बराह रास्त मुझसे पूछ ही लें, इस तरह टाइम की बचत भी हो जाएगी। इसकी बात पर वो खुलकर मुस्कुरा दी थी। वो इसको मुकम्मल तौर पर समझ गया था, इसीलिए तो उनकी बात को समझ गया था। आपसे इतनी फ़ोन कॉल होती है, दुनिया जहाँ की बातें होती हैं, आप मेरा नाम जानते हैं, मगर मैं वो जानबूझकर बाकी की बात गोल कर की थी। यानी तुम्हें मेरा नाम पूछना है। वो आहिस्ता अंदाज़ में बड़बड़ाते हुए बोला, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपका नाम सुनते ही आपसे बात करना छोड़ दूँगी? मैं अगर आप पर एतमाद करती हूँ, तो आप भी मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। और प्रॉमिस मैं कभी आपको नहीं छोड़ूँगी। वो इसे यकीन दहानी करवाते हुए बोली, आनिया, हर बात को ठंडे दिलो-दिमाग से सोचना। मैंने जानबूझकर तुम्हारी कज़िन से दोस्ती नहीं की थी। ज़िंदगी में पहली बार मैंने तुमसे दोस्ती की है। आमना ने खुद दोस्ती का हाथ मेरी तरफ बढ़ाया था, मगर मैंने इसे मना किया था, और यही वजह थी कि मैं आप लोगों के सामने से अपने दोस्त की तरफ शिफ्ट हो गया, ताकि आमना यही समझे मैं वापस जा चुका हूँ। मगर जिस दिन से तुम्हें देखा है, न जाने क्यों, न चाहने के बावजूद कदम तुम्हारी तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। मैं अपनी कदम रोक नहीं सकता। न जाने क्यों आनिया, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। जो खामोशी से इसको सुन रही थी, वो हैरान रह गई कि जिससे वो इतने दिनों से बातें कर रही है, वो कोई और नहीं, अमीश है, जिससे वो इतनी नफ़रत का और बेज़ारी का इज़हार कर रही थी। अब इसकी बातों के सहर में खोने लगी कि अब इसे इसकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहने लगा था। वह हैरान थी, परेशान या गुस्से का आंसर तो बहुत पीछे रह गया था। इसे खुद अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह हैरान किसी बात से हो रही है। किस बात से थी? इसका नाम सुनने से या इसके शहर में चक्कर जाने से? दूसरी तरफ से सिलसिला मुंतका हो चुका था और इसने भी खामोशी से रिसीवर को रख दिया था। कई दिनों से इसका फ़ोन नहीं आया था और ना ही आनिया ने किया था। इस दिन के बाद भी इसको मुसलसल सोच रही थी। वो इसे बुरा नहीं लगा। हाँ, एक बात ज़रूर हुई थी कि इसमें भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। वो अब फ़ोन के आस-पास रहने लगी थी। लाशौरी तौर पर इसे इसके फ़ोन का इंतज़ार रहने लगा था। इसे इसकी आदत हो चुकी थी और इससे अपना हर मसला शेयर करती थी। अब भी वो लॉन में बैठी इसके बारे में सोचे जा रही थी। जब डोरबेल हुई, वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई तो इसकी नज़रें गेट पर थी। चौकीदार हाथ में गिफ्ट बैग पकड़े इसकी तरफ आ रहा था। बीबी जी, ये कोई साहब आपके लिए देकर गए हैं। वो शॉपिंग बैग इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। कौन था? पूछा नहीं? वो बैग पकड़ कर बोली। नहीं, कह रहा था आपने ऑर्डर किए थे, इसलिए देने आया हूँ। चौकीदार इस आदमी की बात दोहराते बोला तो आनिया ने हैरान होकर शॉपिंग बैग पकड़ लिया। चौकीदार जा चुका था। आनिया बैग उठाकर अपने कमरे में बेबी पिंक और पर्पल कंट्रास्ट में, वो बहुत जदीद तर्ज का सूट था, मैचिंग सैंडल और अवेज़े थे और साथ खत भी था। इसने उठाकर देखा। आनिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। इसके साथ जगह भी बताई थी। इसके कॉलेज के करीब कोई पिज़्ज़ा हट था, वहाँ बुलाया था। इस खत से बार-बार इसकी नज़रें इस सूट की तरफ जा रही थी जो उसने भेजा था। मुझे न जाने क्यों यकीन था कि तुम ज़रूर आओगी।
वो जब इसके पास पिज़्ज़ा हाउस पहुंची तो वह खड़े होते हुए बोला और साथ ही से बैठने का इशारा करते हुए खुद भी बैठ गया। थैंक यू आन्या, तुमने मेरे यकीन को नहीं तोड़ा, वरना पिछले एक हफ्ते से मैं बहुत डर गया था कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। अमीश इसे खामोश बैठा देखकर बोला। फिर इसने अपने लिए और इसके लिए जूस मंगवा लिया। अमीश जूस पी रहा था। आन्या को घबराहट हो रही थी। न जाने क्यों डर के साथ साथ परेशानी भी थी कि कोई इसे देख ना ले, और किसी ने देख लिया तो वो क्या जवाब देगी। अभी वो घर से निकलने लगी थी तो मिसिस फारूकी ने इसे खासी अजीब नज़रों से देखा था। वह काफ़ी दिनों से इसे नोट कर रही थी और वह इनके देखने के अंदाज से घबरा जाती थी। प्लीज़ आन्या, तुम अपना जूस तो खत्म करो। वो जो स्ट्रॉ के साथ खेल रही थी, अमीशी से मुखातिब करते हुए बोला, हाँ वो शायद आपको कोई बात कहनी थी। वो ख्यालों की दुनिया से वापस आते हुए बोली, हाँ कहना तो मुझे था बहुत कुछ आन्या, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात का यकीन करो। मुझे तुम्हारा एतमाद चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ हाथ की ज़रूरत है। आई थिंक साथ। अमीश आन्या का हाथ पकड़ कर बोला, नहीं उसने हाथ ही पकड़ लिया। साथ की ज़रूरत क्या क्या हाथ। रुक जाएं प्लीज़, इतना ठीक है। शोर को इग्नोर करें प्लीज़, बच्चे खेल रहे हैं, उनके घर की छत पे बैठी हुई हूँ मैं। अमीश आनिया का हाथ पकड़कर बोला तो आनिया घबराहट और बेचैनी से इसकी तरफ देखने लगी। ज़िंदगी में पहली बार किसी गैर मर्द ने इसका हाथ पकड़ा था। इस पर घबराहट के साथ साथ शर्म का गलबा भी तारी हो रहा था। इसकी नज़रें झुकी हुई थीं। आनिया आई लव यू, आनिया आई रियली लव यू, प्लीज़ तुम मेरा यकीन करो, तुम वो पहली और आखिरी लड़की हो। आनिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी का हर पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। आनिया, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। वो बेचार कर दीवानगी के सिरे असर बोल रहा था। वो झूठ नहीं बोल रहा था। अमीश की आंखों में सच्चाई और बेचैनी हचकोले ले रही थी। वो परेशान था कहीं वो इसका साथ ना छोड़ दे, कहीं वो इसे तनहा ना कर दे। और आनिया इसकी तरफ देखे जा रही थी, क्योंकि ज़िंदगी में ये पहला मोड़ था जब कोई इसके सामने इजहार मोहब्बत कर रहा था और इसके साथ का मुमतनी था। वो परेशान हो गई थी कि वो अब क्या करे। क्या इसकी बात बचपन से अपने मामजाद अगर इसकी बात बचपन से अपने चाचाजाद के साथ ना तय पाई गई होती तो वो शायद इस तरह परेशान ना होती। वो इस आस का जुगनू मांग रहा था। वो किसी तरह इसे आस का जुगनू थमा सकती थी। अगर वो ऐसा करती भी तो बाप के इत्मीनान की धज्जियां उठ जाएं। फिर कोई बाप अपनी बेटी पर इत्मीनान नहीं करता। वह चाहने के बावजूद भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। आनिया, इतना मजबूर और बेबस मैंने कभी किसी के सामने खुद को नहीं पाया। प्लीज़ तुम मेरी बात मान लो, प्लीज़ आनिया, प्लीज़। वो परेशान हो गई थी इस सूरत हाल से। पास टेबल पर बैठे हुए लोग इनकी तरफ मतवज्जा होने लगे थे। वो खुद भी तो हैरान होने के साथ साथ परेशान थी। वो कुछ भी समझने और करने की सलाहियत नहीं रखती थी। वो नहीं जानती थी कि वो क्या करे, और इसको चाहने का दावेदार था। और ज़िंदगी में एक लड़की को क्या चाहिए? एक छोटा सा प्यारा सा घर और एक चाहने वाला शोहर जो इस पर इत्मीनान करता हो और हर मुश्किल में हर खतरे में इसका साथ। अगर इसके मामा पापा इसे प्यार करते हैं तो वो फ़ौरन इसकी बात मान जाएंगे। वो दानियाल के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि इसकी और दानियाल के ख्यालात दूसरे से मैच नहीं करते। वो सारी ज़िंदगी किसी भी महरूमी का शिकार नहीं रहना चाहती थी। इसे यकीन था इसके माँ बाप इससे इतना प्यार करते हैं कि अब इसकी बात मान जाएंगे। इसने अपने हाथ पर रखा हुआ अमीश का हाथ अपने हाथों में ले लिया तो अमीश ने उठकर इसकी तरफ आया और इसकी आंखों में यकीन, एतमाद और साथ का यकीन था। वो मुस्कुरा दिया था। थैंक यू आनिया, मैं कल ही अपने मामा पापा को बुलवाता हूँ। थैंक यू आनिया। वो इसके हाथ दबा कर बोला। अगर वो ना माने ऐसे तो फिर इसको डर भी था। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना? वो फिर इसके साथ का यकीन दिलाते हुए बोली। वादा? हाँ वादा, आनिया पर यकीन लहजे में बोली। वो बेचैनी से कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। वो क्या करे? वो परेशान थी। वो वादा तो कर रही थी, पर अब वो सोच रही थी कि वो किसी से बात करे, कौन इसकी मदद करेगा। वो जिसका सबसे ज़्यादा पहले से ख्याल आया वो नूर थी। आनिया, आर यू ऑल राइट? सॉरी। नूर के कमरे में आकर बोली। आनिया ने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया और इसके सामने बेड पर जाकर बैठ गई। आनिया, क्या क्या बात है? नूर परेशानी से पूछने लगी। ये खुद से चाहती है तो फिर मतलब लाइक जो हमने पहले पढ़ा था प्रेजेंट या फ्यूचर कह लें इसको, तो फिर ये फ्यूचर में या प्रेजेंट ही कह सकते हैं, क्योंकि वो ये माजी चल रहा है। ऐसी क्यों हो गई थी उसके साथ? नूर दरअसल वो हिचकिचाई। ऐसी क्या बात है मेरी? तो जान निकली जा रही है, पहले फ़ोन करके फ़ौरन घर आने का बोला और अब ऐसी हरकतें करके परेशान करी हो। आखिर मसला क्या है? वो परेशानी से इसे देखते हुए बोली। नूर, वो मुझसे बात करता है, बहुत बहुत ज़्यादा मुझसे शादी मोहब्बत करता है मुझसे, बहुत बहुत ज़्यादा मुझसे शादी करना चाहता है। नूर प्लीज़ बताओ मैं क्या करूँ? नूर, वो अपने माँ बाप को मेरे घर भेजना चाहता है। मैंने इससे वादा किया है। नूर वो चाहता है मुझे। बहुत जानती अंदाज में बोलने लगी। इसकी आंखों में बहुत सा पानी इकट्ठा हो चुका था। वो कभी रोई नहीं थी। अब न जाने कैसे इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आन्या, ये तुम क्या कह रही हो? नूर हैरानी और परेशानी से बोली। नूर, वो मर जाएगा। वो बहुत चाहता है और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं क्या करूँ? वो तो मेरे साथ का मुमतनी है। नूर, मैंने इससे वादा किया है। वो इसके सामने बोले जा रही थी। आनिया, नूर ने आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया तो हिचकियों के साथ रो रही। इसे खुद समझ में नहीं आ रहा था इसे हो क्या रहा है, किस लिए रो रही है और वो क्या करे। वो कुछ नहीं जानती थी। वो काफ़ी देर तक रोती थी। नूर ने काफ़ी हद तक इसे हौसला दिया था, जो अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। चलो अब बताओ, कौन है, क्या करता है, क्या चाहता है, ज़रा तफसील से बताओ। नूर इसे पानी का गिलास देते हुए बोली।
अमीश फराज अहमद। वो पानी का गिलास हाथ में पकड़कर ज़ोरदार अंदाज में बोली, क्या? नूर हैरानी से आनिया की तरफ देखने लगी। अपने सामने वाले घर का अमीश? वो तुम्हें कहाँ 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 मिला? वो तो चला गया था यहाँ से, वो भी यकीनी से बोली। नूर वो नूर को सारी बात तफसील से बताने लगी कि वो सामने वाले घर से चला क्यों गया। आनिया, तुमने इसे बताया कि तुम एंगेज्ड हो अपने कजिन के साथ? वो आनिया की सारी बात सुनने के बाद बोली, इसे मालूम है। बस सर झुकाते हुए बोली, तुम जानती हो ना कि खाला और खालू भी नहीं मानेंगे, और दूसरी बड़ी वजह यह है कि तुम पहले से एंगेज भी हो। वो परेशानी से बोली, मैं भी इसी वजह से परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। आनिया उंगलियां मरोड़ते हुए बोली, क्या तुम भी इससे? वो इस खौफ के साथ बोली कि शायद वो इससे प्यार ना करती हो, मगर शायद इस वक्त से जो वो इस तरह रो रही थी वो इस बात की नफी करता है कि वो अमीश को पसंद नहीं करती। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा नूर, मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। आनिया परेशानी से उठते हुए बोली, देखो आनिया, अगर तुम सचमुच इसके लिए कोई खास फीलिंग्स रखती हो तो फिर कुछ सोचा जा सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसे आसानी से मना कर सकती हो। नूर आनिया का हाथ पकड़कर इसे अपने पास बिठाकर बोली, फिर इसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगी, आनिया, सबसे पहले तुम अपने दिल को टटोलो। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम अमीश से प्यार करती हो, या सिर्फ चंद जज्बाती फीलिंग्स है तुम्हारे दिल में इसके लिए? पहले तुम ठंडे दिलो दिमाग के साथ सोचो, फिर कोई कदम उठाना। वो समझाते हुए बोली। फिर नूर काफ़ी देर तक से समझाती रही और वह ठंडे दिलो दिमाग से सुनती रही। आनिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुमने क्या किया। तुम जानती हो इससे क्या होगा? आनिया, ये पेपर देखकर भी मुझे न जाने क्यों अभी तक हैरत हो रही है कि तुम इतना बड़ा कदम उठा सकती हो। नूर बेयकीनी के साथ हाथ में पकड़े हुए निकाहनामे को देखकर बोली, नूर, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैं और क्या करती? इन्हें निकाह कर लिया थे। वो बेबसी से बोली, आनिया, तुम किसी को इत्मीनान में भी तो ले सकती थी। तुम जानती हो इससे क्या होगा? खाला और खालू का क्या बनेगा तुम्हारे इस फैसले से? इन पर क्या गुजरेगी? आनिया, तुमने निकाह किया है, कोई मामूली पेपर नहीं है ये। तुम अमीश की बीवी हो और तुमने नासमझी में। वो गुस्से, हैरानी और परेशानी के मिले जुले तासरात से बोली, नूर, मैं मम्मी पापा को कन्विंस कर लूँगी। वो परेशानी से बोली, तुम ये काम करने से पहले तो कर नहीं सकती थी। तुम अब क्या करोगी? वो गुस्से से बोली, तुम ही बताओ मैं अब क्या करूँ? वो परेशानी से बोली, इतना इंतहाई कदम उठाने के बाद भी पूछती हूँ मैं क्या करूँ? तुम नहीं जानती अब कितना बड़ा तूफान आएगा। दो खानदान जो बरसों से इकट्ठे रह रहे हैं, जिनकी मिसालें सारी दुनिया देती हैं, जिनकी मोहब्बत को लोग जानते हैं, वो खानदान टूट जाएगा। इत्मीनान और मोहब्बत का रिश्ता खत्म हो जाएगा। आनिया, तुमने तो जीते जी सबको मार दिया। वो गुस्से और परेशानी से बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वह एकदम इसकी बातों को झूठा साबित करते हुए बोली, तुम देखती रहना, ऐसा होकर रहेगा। जो तुमने किया है वो इतना मामूली नहीं है। वो इसकी बात को गुस्से से रोक कर बोली और साथ ही गुस्से से बाहर चलेगी। नूर, मैं मजबूर थी, मुझे अमीश ने मजबूर किया था, मैं मजबूर थी नूर। वो रोते हुए बोली, मैं कैसे लोगों को समझाऊँ कि कोई मजबूर नहीं होता, कहीं न कहीं रज़ामंदी होती है। ठीक है, उस टाइम चलो मान लेते हैं कि 99% मजबूरी होती है, लेकिन 1% रज़ामंदी होती है। कल सुबह की बात है, वो बहुत परेशानी और उलझन अमेज़ अंदाज में अमीश के पास गई थी कि इसके रास्ते जुदा-जुदा हैं। वो इससे साफ इनकार कर देगी, वो इसके पास दोबारा नहीं जाएगी, वो इससे कभी भी नहीं मिलेगी और वो इसका पीछा छोड़ दे, और वो इससे इनकार कर भी आई थी। मगर कल शाम के वक्त इसने इसको फ़ोन करके बुलवाया था कि वो अर्जेंट मिलना चाहता है, और जब वो अमीश से मिलने के लिए इसके बताए हुए पते पर गई तो इसे अपने साथ अपने फ्लैट पर ले आया। अमीश, आप ये मुझे कहाँ ले आए हैं? अमीश, मेरी बात तो सुने। आनिया गाड़ी को लॉक करते हुए अमीश को देखकर बोली, तुम मेरे साथ तो चलो, सब पता चल जाएगा। इसे अपने साथ लेकर अपने फ्लैट में आ गया। कमरे में दाखिल होते ही सोफे पर कुछ लोग पहुंचे बैठे हुए थे। वो घबराहट और खौफ की वजह से दरवाजे पर खड़ी होगी। अमीश इसे पीछे ही खड़ा देखकर इसके पास आ गया। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। अमीश आनिया का हाथ पकड़कर इसे अंदर ले आया था। आ गई भाभी, तुम जल्दी से इन्हें अंदर लेकर चलो, अंकल भी आ रहे होंगे। इनमें से एक लड़का अमीश की तरफ बढ़कर बोला, मौलवी साहब आ गए? अमीश अंदर कमरे में जाते हुए बोला, भाई उसकी मर्जी नहीं है, वो कह रही है कि मुझे नहीं करना, जुदा करके गई है सुबह रास्ते, और तुम फिर से बगैर से पूछे मौलवी साहब को ले आए। बड़े ही डेयरिंग बाज हो तुम। हाँ, इन्हें 15 मिनट हो गए हैं। आमिर अंकल को एयरपोर्ट गया है, आता ही होगा। तुम भाभी को अंदर बिठाओ। लड़का फिर बोला। आनिया, जो पहले भाभी के लफ्ज़ पर चौंकी थी, अब तो बिल्कुल पक्का यकीन हो गया था कि भाभी से ही कहा गया था। अमीश ने भी इसकी गलतफहमी दूर नहीं की थी। मौलवी साहब का जिक्र से खतरे की घंटियाँ अपने आसपास सुनाई दे रही थी। अमीश, आखिर आप मुझे बता क्यों नहीं रहे कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आपने इस आदमी की भी गलतफहमी दूर नहीं की। इसने मुझे भाभी क्यों कहा, और ये मौलवी का क्या चक्कर है? अमीश, मैं अभी बस घर जाऊँगी। मैं कमरे में आते ही पूछने लगी थी, इसे घबराहट हो रही थी। तुम यहाँ आराम से तो बैठो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। अमीश इसको पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए बोला। वो परेशानी से इसकी तरफ देखने लगी। आनिया, हम लोग निकाह कर रहे हैं, वो आहिस्ता आवाज़ में बोला तो वो अमीश के अल्फाज सुनकर ही सुन हो गई थी। इसकी जैसे ताकत ही खत्म हो गई हो, वो हैरानी से इसकी तरफ देखने लगी। आनिया, तुम्हारे मामा पापा कभी भी राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि तुम पहले से इंगेज्ड हो, और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं सारी उम्र आहें भरते हुए गुजार दूँ। आनिया, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, और मैंने इसलिए फ़ैसला किया है कि हम निकाह कर लेते हैं। अमीश अनिया का हाथ पकड़ कर बोला, वैसे इसका नाम
अनिया है, आनिया नहीं, क्योंकि आइना लिफ आएगा। मैंने स्टार्टिंग से अनिया अनिया पढ़ा था और बाद में आनिया आ गया। खैर जो भी है, क्योंकि इसका नाम बहुत ही ज़्यादा ना उलझन भरा है। मतलब लाइक वैसे नहीं, वैसे उलझन वाला नहीं, लाइक क्या पढ़े समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी इस मोहब्बत में मेरे माँ बाप का क्या होगा? तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी और मुझसे सारी उम्र के लिए मेरे माँ बाप बिछड़ जाएंगे। अन्या आंसू बहाते हुए बोली तो अमिश जल्दी से बोला, अन्या वो कभी भी तुमसे दूर नहीं होंगे। मैं कोई अच्छा वक्त देखकर तुम्हारे मामा पापा से बात कर लूंगा और तुम भी कोई अच्छा सा वक्त देकर बता देना। मुझे उम्मीद है कि वो नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपनी औलाद से नाराज़ नहीं होते। और वैसे भी तुम्हें एक ना एक दिन शादी तो करनी है, इनसे दूर तो होना ही है। अमीश से प्यार से समझाते हुए बोला, प्लीज़ अनिया समझने की कोशिश करो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप को मैं समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। तुम इनसे मिलने भी जाओगी, वो भी खुशी से तुमसे मिलेंगे। अमीश इसे हर किस्म के खौफ से आज़ाद करते हुए बोला, और अगर ऐसा ना हुआ तो? वो डर और खौफ की वजह से फिर इसकी तरफ देखकर बोली। इसके दिल में लाख खौफ और वसवसे थे जिन्हें वो किसी भी तरह दूर नहीं कर सकती थी। निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए वो बहुत रोई थी। फिर इसने क्यों कहा कि मजबूरी में हुआ? इसकी टोटली अपनी मर्जी लग रही है। यहाँ तक कि इसके पापा भी परेशान हो गए थे। उन्होंने 2-3 बार पूछा भी, अमीश बेटा क्या वो खुश है ना? और वो हर बार गड़बड़ा जाता और इन्हें हर तरह से मुतमईन करने की कोशिश करता, मगर अनिया खुद को मुतमईन नहीं कर पा रही थी। वो बहुत खौफजदा थी। अनिया वाकई अनिया ज़िंदगी का इतना अहम फैसला और इसके माँ बाप का साया, इनकी शफकत, दुआएं और प्यार भरा हाथ इसके सर पर ना था। कोई सहेली कोई साथी नहीं थी इसके साथ। वो अकेली थी और न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था इसे अब सारी ज़िंदगी अकेले ही रहना है। घर आकर भी वो परेशान रही, बहुत रोई थी। अगली सुबह निकाहनामा भी इसके हाथ में था। इसने नूर को सबसे पहले दिखाया था, मगर क्या हुआ, क्या मिला? इसका खौफ इसकी उलझन और बढ़ गई थी और वो फिक्रमंद हो गई थी। न जाने क्यों इसे ऐसा लग रहा था कि वो ये बात ज़्यादा देर तक नहीं छुपा पाएगी और वो अकेली रह जाएगी, और शायद इसका डर ठीक था। इसका दिल बिला वजह नहीं घबरा रहा था। जिस तूफान का इंतजार था वो आ गया था। वो 1 हफ्ते के बाद कॉलेज जाना शुरू हुई थी। वापसी पर जब वो गेट से बाहर की थी, उसे लेने के लिए इमरान भाई आ गए थे। इमरान भाई आप? मैंने अपने कॉलेज के बाहर देखकर हैरान हुई थी। नूर और आमना आज छुट्टी पर थी। हाँ तुम चलो गाड़ी में बैठो। बस संजीदा अंदाज में बोले तो आनिया इन्हें देखने लगी। मगर भाई मेरी गाड़ी, तुम अपनी गाड़ी की फिक्र मत करो, मैंने जो कहा है वो करो। बस सख्त लहजे में बोले तो अनिया खामोशी से गाड़ी में बैठ के सारे रास्ते वो खौफजदा और परेशान थे। जिस तूफान से वो डर रही थी वो पहुंच चुका था। जब वो घर पहुंची तो टीवी लाउंज में सब जमा थे। वो वहीं दरवाजे में ही खड़ी हो गई थी, क्योंकि अमिश भी वहाँ मौजूद था। मिस्टर फारूक इसके पास आए थे और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा था। इतना अचानक और इतना गैर मुतवक्का थप्पड़ था कि अनिया के हाथ में पकड़ा हुआ बैग भी जमीन पर गिर चुका था। इसकी आंखों से खुद ब खुद ही पानी बह जा रहा था। इसने बेचैनी के साथ अपने बाप की तरफ देखा था, जहाँ गम और गुस्से की वजह से तासरात अजीब हो रहे थे। जिंदगी में पहली बार इसे अपने बाप से थप्पड़ खाना पड़ा था, और शायद जिंदगी में पहली बार इसने काम भी ऐसा किया था जो माफ नहीं किया जा सकता था। वो शर्मिंदगी और जिल्लत के एहसास से वो सर ही नहीं उठा सकी थी। तुम पर मुझे बेइंतहा फख्र था, तुम मेरा मान थी। मैं लोग कहते थे बेटियां बोझ होती हैं, मगर मैंने हमेशा यही कहा कि तुम तो मेरे लिए बोझ नहीं, मेरी ज़िंदगी का कोई इनाम हो। शायद ज़िंदगी में कोई नेकी की थी, जिसके बदले में खुदा ने तुम्हें मुझे सौंप दिया। तुम जैसी बेटी पाकर मैं बहुत खुश था। वो दुख से बोले, मगर तुमने मेरे एतमाद को चकनाचूर कर दिया, मेरा मान तोड़ दिया और तुम लोगों की बात को सच साबित कर दिया। आखिर में इनके लहजे में दुख और मान के टूट जाने की वजह से इनका लहजा किरचों से भरा था, जिससे तमाम उम्मीदों को किसी ने पकड़ कर कुचल डाला हो। जैसे, बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वैसे मुझे ना मिन्नू क्या लगी सी, मुझे इन 2 लफ्ज़ों में बहुत कन्फ्यूजन होती है, जिससे और जैसे में। जिससे होता है जिसे, जैसे ये ऐसे होता है। बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों तुमने मेरी इज़्ज़त को नीलाम किया? क्या कमी देखी थी मैंने तुमने मेरे में? मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी हरकत करोगी। मेरे दिल को तुम यूँ छलनी करोगी? वो गुस्से और दुःख से बोले। आखिर में गुस्से से इसकी तरफ बढ़ी और इसको गले से पकड़ लिया और गुस्से से बेकाबू हो गए। अनन्या ने कोई मज़ाहमत नहीं की थी। दानियाल और मिस्टर फ़ारूक ने आगे बढ़कर इन्हें पकड़ा था। इमरान इन्हीं कुर्सी पर बैठा चुका था। अमीश फ़ौरन आनिया की तरफ बढ़ा था और आमना को कोने में खड़ी थी। इसे कहो यहाँ से चली जाए, मेरी नज़रों से दूर हो जाए। मैं इसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता। इसे कहो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम आइंदा के बाद इसे कहो इस घर में कदम मत रखना। तुम हमारे लिए मर चुकी हो और हम तुम्हारे लिए। मैं यही समझूंगा कि खुदा ने मुझे कहीं बेटी दी ही नहीं। मिस्टर फ़ारूक गुस्से से बोले। मिसिस फ़ारूक आंसू बहा रही थी। मिसिस हैदर और मरियम भी आंसू बहा रही थी। नूर और आमना इसकी तरफ बढ़ी थी, मगर मिस्टर हैदर ने आगे बढ़कर इन्हें रोक दिया था। अमीश अनिया को लेकर बाहर चला गया था, जो बुत बनकर वहीं खड़ी थी। इसको आज ज़िंदगी में पहली बार यूँ महसूस हुआ जैसे वो भरी दुनिया में अकेली रह गई हो। मुर्दा जिस्म देख कर किसी ने रूह निकाल ली हो, और इसे अब जीने की कोई उमंग, कोई आरज़ू ही नहीं थी। इसकी तमाम हसरतें ख़त्म हो चुकी थी। इसके एहसासात और जज़्बात मुर्दा हो चुके थे। वो चलता फिरता बुत थी, मगर इसमें एहसासात नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमेश के हर किस्म के एहसासात को वो जानता ही नहीं चाहती थी। इसे क्या पसंद और नापसंद था, इसे वो आई थिंक कैसा दिखना चाहता था, और वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। अमीश इसको लेकर लाहौर आ गया था। यहाँ पर इसकी वालिदा और वालिद ने बहुत अच्छे तरीके से खैर मुकदम किया था। इसे वो 1 महीना मोहब्बत और तवज्जो
देते रहे और इसे बिल्कुल बेटियों जैसा समझा। इस एहसास से लाया जा रहा था कि वह ज़िंदा है। अनिया ने बहुत ज़्यादा तवज्जो और अपनी इतनी अहमियत को देखते हुए इनके प्यार को खाली हाथ न लौटाया था, क्योंकि वो समझती थी कि इस सारे इक़दाम में इनका कोई कसूर नहीं। वह इनसे बिल्कुल आराम और प्यार से बात करती थी, मगर सिर्फ़ इतनी जितनी इसकी ज़रूरत थी। इससे और बात करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। वह समझती थी कि जितना वो पहले बोलती थी, अब शायद इसके पास और ज़्यादा बोलने के लिए कोई लफ़्ज़, कोई वजह नहीं थी। वो बहुत फ़ज़ूल बोलती आई थी। अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था, इसलिए अल्फ़ाज़ इज़हार बोलने के लिए बचा, शायद इसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अमीश से वो किसी भी किस्म की बात करना नहीं चाहती थी। यही वजह थी कि एक कमरे में सोने के बावजूद भी वो अभी तक एक-दूसरे से कोई बात नहीं कर सके थे। अनिया ने अपना टाइम टेबल इस तरह चेंज कर लिया था कि वो इस वक़्त कमरे में जाती जब अमीश सो चुका होता और इसके उठने से पहले खुद उठकर नीचे आ जाती। दोनों एक बंधन में बंधने के बावजूद भी एक नहीं हो पाए थे। अमीश वो एक चीख मारकर उठकर बैठ चुकी थी। इसकी धड़कन बहुत तेज़ चल रही थी। इसकी साँस भी फूली हुई थी और चेहरे पर पसीने के छोटे-छोटे कतरे थे, जो खौफ और डर की वजह से माथे पर चमकने लगे थे। इसने बेड से उठकर साइड टेबल पर रखे हुए जग में से गिलास में पानी डाला और पूरा गिलास एक ही बार में खाली कर दिया और वहीं सोफे पर बैठ गई। जब सांसें और धड़कनें मामूल पर आईं तो वो उठकर बेड पर आ गई। बेड की दूसरी साइड पर अमीश बेखबर सो रहा था। इसका चेहरा इसकी तरफ था। वो अपनी साइड पर आकर लेट गई और लेटते ही अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो आमतौर पर इसकी तरफ देखने से गुरेज करती थी, अब भी ऐसा ही कर रही थी। मरी से वो लोग एक दिन पहले ही वापस आ गए थे। पूरे एक हफ्ते अमीश ने किसी भी किस्म की कोई बात नहीं की, किसी भी किस्म का कोई तासर नहीं दिया था कि इसके अल्फाज ने इस पर क्या सितम ढाया है। अनिया ने अभी अभी डरावना ख्वाब देखा था। इसके बारे में पता नहीं है कैसा ऑप्शन है, शायद कॉल आई है कोई। इसके बारे में सोचकर ही इसे झुरझुरी आ गई थी। अगर वो ख्वाब सच होता, अगर वो हकीकत होती तो इससे ज़्यादा इसने सोचा ही नहीं गया। इसने अपना रुख अमीश की तरफ कर दिया था। फिर ढेरों दुआएं की थी अमीश की सलामती के लिए, ताकि इस पर किसी भी किस्म की कोई मुसीबत ना आए। मेरा भाई इतना मतलब हम सब लड़ते हैं आपस में। 2 से 3 दिन पहले उसने भी ऐसे ख्वाब देखा था। कहता जब मुझे तुम्हारी आवाज़ है मेरा दिल कर रहा था वहीं से उठ के ना तुम्हारे पास आ जाऊँ। मैंने उससे इतना पूछा क्या ख्वाब आया था, बताया ही नहीं उसने। लाइक बस जब तक ख्वाब का असर था ना तब तक ही था, बाद में फिर नॉर्मल हो गया। खैर, किसी भी किस्म की कोई मुसीबत ना आए और अपनी इस दुआ पर वो खुद भी बहुत हैरान हुई थी। और दनस्ता इसकी नज़र अमीश के चेहरे की तरफ आई थी। वो सोया हुआ था बेखबर कि इसके चेहरे पर थकन के आसार थे। अगर देखा जाए सूरत हाल में खुश अगर ये नहीं थी तो खुश वो भी नहीं था। अगर वो बेसुकून थी तो सुकून इसे भी नहीं था। अगर चैन इसका लिया था तो इसे भी करार नहीं था। अगर जज्बात और एहसासात का कत्ल हुआ था तो इसके भी जज्बात और एहसान और एहसासात का खून हुआ था। एक बिस्तर पर सोने के बावजूद वो एक नहीं हुए थे। इनके दिल अव्वल रोज़ से जुदा थे। अमीश जितने कदम इसकी तरफ बढ़ाता अनिया इतने कदम पीछे चली जाती। अनिया ने इसके चेहरे को गौर से देखा था और अपनी मौजूदा ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी थी। ये पहला मौका था जब वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी, वरना इसने सोचना और परखना बिल्कुल छोड़ दिया था। जैसे अभी टीवी देख रही थी, मगर इसका ज़हन अमीश के रवैये में उलझा हुआ था। यही वजह थी कि इसे अपने पास बैठते हुए इसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था कि वो कब और किस वक्त आकर इसके साथ वाले सोफे पर बैठकर और चैनल बदलने लगा था। वो बेख्याली से टेलीविज़न पर नज़रें जमाए हुए थी। वो टीवी की तरफ रही थी, मगर सोचे और ख्याल इसका अमीश में उलझा हुआ था। अमीश ने चैनल बदला तो इसका फेवरेट सॉन्ग टीवी में आ रहा था। इसने फुल वॉल्यूम कर दिया था। बाहों में चले आओ, चलो। लगता है इसके बाद जाके सॉन्ग देखना पड़ना है कौन सा है। गाने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई थी और वो एकदम चौंक गई थी। शायद एक देखना पड़ना है, वरना मैं ना देखूँ। इसने पहले हैरानी से टीवी की तरफ और फिर सामने साथ बैठे अमीश की तरफ देखा था, जो बहुत मगन अंदाज में गाना सुन रहा था। वो उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। इसकी आवाज़ पर पलटी। प्लीज़ अगर तुम्हें तकलीफ़ ना हो तो एक कप चाय का बना दो। मरी से वापसी के बाद ये पहली बात थी जो उसने खुद मुखातिब होकर की थी। वो नीचे आकर इसके लिए चाय बनाने लगी थी, मगर इसकी सोच का धारा अभी भी इसके गिर्द घूम रहा था। तुम्हारे होंठ जब हिलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और अब मेरा नाम मज़ीद खूबसूरत हो जाता है। इससे अमीश की कही हुई बात याद आई थी। मिस्टर और मिसिस फराज शादी पर गए हुए थे और अब थोड़ी देर बाद इन दोनों को भी जाना था। शादी के बाद ये पहला मौका था इसके ख़ानदान से मुकम्मल तारीफ़ का, और वो बहुत कन्फ्यूज़ थी कि वो क्या करे, क्या रिएक्ट करेगी। इसके ख़ानदान वाले क्या रिएक्ट करेंगे, सॉरी। वो चाय बनाकर ऊपर अमीश के लिए लिए और इसे पकड़ा कर वापस मुड़ने लगी। जब वो बोला क्या करने गई हो, मैं वो कन्फ्यूज़ हो गई और हाथ मसलते हुए बोली कुछ नहीं, बस जब कुछ भी बात ना बन सकी तो फिर इससे पूछने लगी कोई काम था। वो सवालिया अंदाज में इसकी तरफ देखने लगी। नहीं, तुमने अपने कपड़े प्रेस कर लिए हैं? वो जवाब देकर फिर पूछने लगा। नहीं, वो मुजरिमाना अंदाज में बोली तो जल्दी से कल हमें शादी पर जाना है। वो अपनी बात करके खामोश हो गया था। अब वो इससे क्या कहती, वो खामोशी से अपनी वार्डरोब खोलकर खड़ी हो गई और बेध्यानी में कपड़े इधर से उधर करने लगी। 15 मिनट वार्डरोब पर खड़ी रही। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। अमीश पहले तो इसको देखता रहा, फिर जब इसने देखा कि इसका ध्यान कहीं भी नहीं, वो बेध्यानी में कपड़े इधर से उधर कर रही है, तो वो उठकर इसके पास आ गया, बिल्कुल इसके पीछे खड़ा होकर इसकी हरकत और सुकनात देखने लगा। तुम पिछले 15 मिनट से यूं ही खड़ी हो। अमीश की आवाज़ पर वो उछल ही तो पड़ी थी। फ़ौरन घबरा कर पीछे चेहरा हटाया तो
वो इसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा था, इतना कि वो एकदम गड़बड़ा गई थी। इसकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तुम शायद कपड़े निकालने आई थी। वो इसकी कैफ़ियत को नज़रअंदाज करके फिर बोला तो वो बामुश्किल बोली कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूँ? इन कपड़ों में देखोगी तो अगले 24 घंटे तक भी नहीं बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि तुम क्या पहनोगी। अमीश ने इसका ध्यान अपने खाने की तरफ मबज़ूल करवाया जिनमें वो हाथ डाले खड़ी थी। यकदम इसकी नज़र पड़ी थी, इसे समझ ही नहीं आया वो क्या करे। इससे पहले कि तुम आधा घंटा और यहाँ पर लगाओ, मैं ही निकाल देता हूँ। वो इसे फिर अपना खाना खोलते हुए देख कर बोला और आगे आगे बढ़कर इसका कैबिनेट खोलकर इसने कपड़े निकाल कर इसके हाथ में पकड़ा दिए और खुद कमरे से बाहर निकल गया। बामुश्किल तमाम उल्टी हरकतें ख़त्म करके तैयार होकर नीचे आई जहाँ अमीश पहले से ही तैयार हुआ मिला था और इसे आता हुआ देखकर दरवाज़ा बंद करके खुद बाहर आ गया था। गाड़ी स्टार्ट करके वह अनिया का इंतज़ार करने लगा। वो मेन दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके गाड़ी में आकर बैठी थी और इसके बैठते इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। 15 मिनट में लोग शादी हाल में थे। कार पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके वो अमीश के साथ अंदर हाल में आ गई। इसने महसूस किया था कि हर एक की निगाहें इन दोनों की तरफ उठ रही हैं। कुछ की सताइश थी और कुछ में हैरानी। वो सीधी मिस्टर और मिसेस फराज की तरफ जा रही थी कि दरमियान में कोई अ, कज़िन आ गई और इससे हाय हेलो करने लगी और इसके देर से आने का सबब पूछने लगी। अमीश ये कौन है? इसका हाल अहवाल पूछने के बाद वो अनिया की तरफ देख कर बोली, शी इज़ माई वाइफ। वो तारुफ़ करवाते हुए बोला और यह है मिसिस अनिया अमीश फराज। वो खुशी और हैरत से अनिया की तरफ देखने लगी। हेलो अनिया, मैं अमीश की फ़र्स्ट कज़न नौरीन। वो खुशदिली से हाथ हिलाते हुए बोली तो अनिया ने भी खुश होकर हाथ मिला लिया। इसकी घबराहट और अजनबियत में काफ़ी हद तक कमी आई थी। नौरीन इससे पहले तो बातें करती थी, इसके बारे में पूछने लगी, इसके सारे दिन की और कुछ इधर उधर की बातें फिर एकदम बोली, आओ मैं तुम्हारा सबसे तारुफ़ करवाऊँ? वो अनिया का हाथ पकड़ कर बोली, हाँ, मैं आमिर लोगों के पास जा रहा हूँ, तुम इसे कंपनी दो। वो मुस्कुरा कर बोला, फिर वो सबसे इसका तारुफ़ करवाने लगी। कुछ लोग तो बेहद खुश हुए और कुछ ने कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं किया। तुम इनकी बात का बुरा मत मानना, ये शुरू से ही ऐसी हैं। इनका इनका बेटा इनको छोड़कर अपनी बीवी को लेकर बाहर चला गया है और तकरीबन 3 साल होने को आए हैं। कोई ख़त, कोई हाल अहवाल नहीं, इसलिए चिड़चिड़ी सी हैं। वैसे भी अपनी बेटी के लिए अमीश पर इनकी निहायत कर्म नवाज़ी भी थी, मगर अमीश ही नहीं मानता और दूसरा वो तुम्हें पसंद करता था। वो मुस्कुराते हुए बोली, बेटा तुम बोर तो नहीं हो रही हो? मिसेस सरफराज ने फराज किसी औरत के साथ थी, वो अनिया से पूछने के लिए आई। भला आंटी मैं बोर होने दूंगी? नूरीन खुश दिली से बोली तो अनिया मुस्कुरा दी। बुशरा ये मेरी बहू है अनिया। मिसेस फराज अपने साथ खड़ी एक औरत से बोली, बहुत प्यारी है, मुझे शक्ल ही सही लग रहा था कि तुम ही अनिया हो सकती हो। तुम्हारी इतनी तारीफ़ें सुनी थी कि तुमसे मिलने का इश्तियाक हो जाता। माशाल्लाह बहुत अच्छी बेटी हो। वो मुस्कुरा कर बोली और किसी के बुलाने पर पलट गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। एक लड़का इनके पास आकर बोला, वालेकुम अस्सलाम आप। वो घबरा कर पीछे मुड़ी और फिर इस लड़की को पहचान कर बोली। आगे का फिक्रा कहते कहते वो रुक गई। जी मैं आमर हूँ, अमीश का कज़न और दोस्त भी। आपसे कराची में मुलाकात हुई थी? एक तो कराची ले डूबा, सारा हमें कराची ले डूबा। मेरी दोस्त भी पे वो मुस्कुरा कर बोला। अलबत्ता अनिया मुस्कुरा ना सकी। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो चला गया, मगर अब अनिया का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि वो किसी भी किस्म की कोई बात करे, इसके लिए खामोश हो गई। वो अपने माजी को भूल जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसे याद आए, मगर फिर भी किसी न किसी तरह वो इसके सामने आकर खड़ा हो जाता था। किसी ने सच कहा था कि माजी से पीछे छुड़ाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको तुम कह सकती हूँ? नौरीन आप जनाब से लगता था थक चुकी थी, इसलिए बेतकल्फ़ी से पूछने लगी तो वो मुस्कुरा दी और सर हिला दिया। क्या तुम लोग मुझे पहले से जानते थे? वो तो डरते-डरते पूछने लगी थी, मगर वो दरमियान में बोल पड़ी, जानते थे? इतनी अच्छी जान-पहचान थी कि क्या बताऊँ। अमीश ने आपके बारे में क्या-क्या बताया था। इसके प्यार की कहानी तो इतनी पॉपुलर है कि क्या बताऊँ। छोटे-बड़े सब देखना चाहते थे कि लड़की में ऐसी क्या बात है जो इसने इस जैसे लड़के को अपना असीर कर लिया, क्योंकि अमीश हमारे पूरे ख़ानदान में रिज़र्व रहने वाला ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी का मालिक है। हर लड़की सपने में इसको अपने साथ देखती रही थी, मगर एकदम तुम्हारी एंट्री ने इनका चांस जो गोल्डन होने जा रहा था रोक दिया। जब भी अमीश कराची से लाहौर आता, हम सब इकट्ठे होकर इससे तुम्हारे बारे में सुनते, कैसी हो, क्या करती हो, और जब तुम लोग शादी करके वापस आए तो तुमसे मिलने का बेहद शौक था, मगर अमीश की वजह से तुमसे मिल नहीं सके। इसका कहना था कि अभी तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि वरना हम तुमसे बहुत पहले मिल चुके होते, क्योंकि ये हमारे ख़ानदान में दूसरी शादी है जो लव स्टोरी है, और मेरी दुआ है कि पहली स्टोरी की तरह ये स्टोरी भी कामयाब जाए और इसको किसी की नज़र ना लगे। वो खलूस दिल से दुआ देते हुए बोली तो वो मशकूर और मोहब्बत से इसकी तरफ देखने लगी। फिर वो काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करती रही। कई दूसरी कज़िन्स भी इन लोगों के साथ शामिल थी। हर कोई इश्तियाक से मिल रहा था। वापसी का रास्ता बहुत खुशगवार करता था। वो जो जाते वक्त घबरा रही थी कि क्या होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अलबत्ता वो लोग इंतज़ार में थे और वो बहुत खुश और मुतमईन थी। शादी के बाद पहली बार ऐसा मौका आया था जब वो खुलकर मुस्कुराई थी और पहले की तरह ढेरों बातें की थी। जब वो लोग घर पर आए तो अनिया ऊपर अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। मिस्टर और मिसेस फराज अभी भी नहीं आए थे। इनका सुबह आने का प्रोग्राम था। कुछ दिन दोनों को भी उन्होंने रोका था, मगर रमेश माजरत करके वापस आ गया। वो कपड़े बदल कर सरशारी से बेड पर पहुंच गई और खुश दिली से मुस्कुराते हुए आज के दिन के बारे में सोचने लगी। आज कितना मोतबर कर दिया था। वो खुश थी। अमीश कपड़े बदल कर वापस निकला तो वो बेड की पायंती पर सर टिका कर मुस्कुरा रही थी। इसका ध्यान इसकी तरफ नहीं था और वो अपने ख्यालों में घूमती। वो जब टीवी ऑन करके बैठ गया तो अनिया एकदम अपने होशो हवास में वापस आ गई। थैंक यू अमीश, वो आज के
दिन गुजरने के लिए इसकी शुक्रगुज़ार थी कि इसकी कज़िन ने, इसके ख़ानदान ने आज इससे मोतबर कर दिया था। इसलिए वो इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। वो जो समझी थी कि वो कभी किसी के सामने मोतबर नहीं होगी, इसके घर से भाग जाने वाली लड़की का खिताब मिलेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ सब बहुत खुशदिली से मिले थे। किस सिलसिले में? वो रिमोट एक तरफ रखकर हैरानी से पूछने लगा। आज के दिन की वजह से वो खुशदिली से बोली। आज क्या ख़ास दिन है जो तुम खुश हो? वो साहब का मूड से बोला। आज तुम्हारे ख़ानदान वालों ने मुझे कबूल कर लिया है। वो आराम से बोली। तो क्या पहले निकाल दिया था? या वो तंज़ कर रहा था या फिर समझ नहीं पा रहा था। वो बिल्कुल इसके रवैये को समझ नहीं पा रही थी। मेरा मतलब ये नहीं था। मैं ये कहना चाह रही थी कि पहले मैं खुद दूसरों की नज़रों में अपने लिए ज़िल्लत महसूस करती थी। मुझे लगता था कि दूसरे मुझे कबूल नहीं करेंगे। आज मैं मुतबर होगी। तुम्हारे ख़ानदान वालों ने मेरे ख़्याल को गलत साबित कर दिया। वो वज़ाहत करते हुए बोली। तो क्या जब मेरे माँ-बाप ने कबूल किया था तो तुम खुद को खुशनसीब महसूस नहीं करती थी? तब क्या तुम खुद को मुतबर महसूस नहीं करती हो? करती थी। आज ऐसी क्या ख़ास बात होगी जो तुम खुद को मोतबर महसूस करती हो? अभी भी तंज़ कर रहा था। अमीश, तुम गलत समझ रही हो। मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम आज तक लोगों की नज़र से देखती आई हो और तुमने कभी मेरे माँ-बाप को वो इज़्ज़त नहीं दी जो तुम अपने माँ-बाप को देती हो। तुम वैसा ही सोचती हो जैसा लोग सोचते हैं। मुनिया की बात काट कर बोला। और अगर देखा जाए तो हर इंसान के खुद साख्ता मफ़रूज़े ही होते हैं जो इंसान को ऐसा सोचने पर मजबूर करते हैं। कभी इंसान की जब तक कोई मजाल नहीं कि कोई दूसरा इसकी ज़िंदगी में आकर बातें बनाए। इंसान खुद को जब कमज़ोर कर लेता है या दूसरे लोगों के रहमो करम पर खुद को छोड़ देता है तो वो ऐसे ही बातों के बारे में सोचता है। अगर तुम अव्वल दिन से ये सोचती कि अगर तुमसे तुम्हारे माँ-बाप छीन गए हैं तो बदले में खुदा ने तुम्हें दूसरे माँ-बाप भी तो दिए हैं। तुम अकेली तो नहीं हो। मेरे ख़्याल में मेरे माँ-बाप ने आज तक अपने रवैये से ये साबित होने नहीं दिया कि तुम माँ-बाप के घर से निकाली गई हो या तुम इनके बेटे की पसंद हो जो हमारी पसंद नहीं हो। और ये हमारे घर के असूल और रवायत ही नहीं जो यहाँ हमारे घर की साख़ थी शुरू से इतनी मज़बूत है कि कोई दूसरा शख़्स हमारे घर की तरफ उँगलियाँ उठाकर बात नहीं कर सकता। वो साँस लेने को रुका था। और जहाँ तक मेरे ख़ानदान का सवाल है, अगर तुम्हें मेरे घर वाले कबूल ना करते तो मेरा ख़ानदान भी आज ऐसा रवैया ना अपनाता। वो तुम्हें भी धुतकार देते और तब तुम क्या करती? तब तुम क्या खुद को मोतबर महसूस करती? और वैसे भी अनिया, मेरे माँ-बाप ने तुम्हें इसलिए कबूल किया कि तुम मेरी पसंद हो, तुम मेरी बीवी हो। वो पल भर के लिए इसकी तरफ देखने लगा था। अगर इन्हें तुम्हारे रवैये और सलूक के बारे में इल्म हो जाए, इन्हें इस कमरे में गुज़रने वाले लम्हात के बारे में पता चल जाए, तो वो क्या तुम्हारे साथ वो रवैया रखना चाहेंगे? और मेरे ख़्याल में तब तुम्हें मेरे माँ-बाप के साथ-साथ मेरे ख़ानदान वाले भी मोतबर नहीं कर सके। तुम्हें मोतबर करने वाली हैसियत क्या है? तुम किसी रिश्ते की बिना पर खुद को मोतबर महसूस कर रही हो। इस रिश्ते को तो तुम भी अच्छे तरीके से निभा नहीं पाई तो मोतबर किस तरह होगी? वो आखिर में मुस्कुरा कर बोला और साथ ही कमरे से बाहर निकल गया। अनिया शर्मिंदगी और तस्लील के एहसास से वहाँ खड़ी की खड़ी रह गई। अमीर शाह जिससे आईना दिखाकर गया था, गुज़िश्ता रवियों ने जिस तरह दुःख पहुँचाई थी, इसका एहसास वैसे भी दिला गया था। आज वो इसे इसकी ही नज़रों में गिरा गया था। वो जो समझ रही थी कि वो आज मुतबर होगी, तो वो आज सही मायनों में ज़लील हुई थी। आज इसे सचमुच अपने साबका रवैये से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अगर खुदा ने इसे कुछ छीना है, तो दूसरी सूरत में से खुदा ने इसे इन इन जैसे माँ-बाप दिए थे और वो फिर भी नाशुक्री थी। इसने आज तक इन चीज़ों का शुक्र अदा नहीं किया था। वो इतने लोगों की गुनहगार थी कि वो खुद भी नहीं जानती थी कि इन सब लोगों से माफ़ी कैसे मिलेगी। इसकी आँखों से आज नदामत के आँसू बह रहे थे और वो रो रही थी। अनिया बेटा, क्या आप लोगों में कोई नाराज़गी हुई है? मिसेस फ़राज़ टीवी देखती अनिया से पूछने लगी। नहीं, नहीं क्यों मामा, आपको ऐसा क्यों लगा? वो बौखलाई थी इनके एकदमी सवाल पर। चलो जी, का क्या तो इधर आ गई है। मिसेस फ़राज़ काफ़ी दिनों से देख रही थी कि अमीश जो पहले कुछ ना कुछ बात कर लिया करता था या किसी न किसी बात पर मुस्कुरा लिया करता था, बिल्कुल भी ख़त्म हो कर दिया था। खामोशी से आता था, माँ-बाप से हल्की-फुल्की बात करके अपने कमरे में चला जाता और अगर अनिया कोई चीज़ के मतलब पूछ रही होती तो साफ़ इनकार कर दिया करता। पानी लेकर आती तो कह देता मुझे नहीं चाहिए, खाने का कहती तो कह देता कि मुझे भूख नहीं है। वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी, वो कुछ दिनों से अजीब रद्द-ए-अमल का इज़हार कर रहा है। वो जाँचती हुई नज़र से देखते हुए बोली, आई डोंट नो मामा, मेरे ख़्याल में कोई बिज़नेस प्रॉब्लम होगी। वो इन्हें तसल्ली देती हुई बोली, बेटा अगर कोई बिज़नेस प्रॉब्लम है भी तो इसे डिस्कस करना चाहिए। हमसे ना सही तुमसे तो वो डिस्कस कर सकता है ना, आखिर तुम इसकी बीवी हो। वो इसको इसकी अहमियत के बारे में बता रही थी। मामा वो मुझसे तो शेयर नहीं करते। वो धीमे और मुजरिमाना अंदाज में बोली, क्यों? आखिर क्यों शेयर नहीं करता तुमसे? आखिर तुम इसकी बीवी हो अनिया। बेटा अगर वो किसी मुकाम पर तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है तो बेटी ये तुम्हारा काम है कि तुम इसे सही मुकाम पर लेकर आओ और इसे अपनी अहमियत का एहसास दिलाओ। बेटा इस तरह अगर तुम नज़रअंदाज करोगी तो वो अपना रास्ता बदल लेगा, वो किसी और तरफ मुतवज्जा हो जाएगा और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी अनिया कि वो किसी और तरफ जाए या कोई और दिलचस्पियाँ अपनाए। अव्वल तो बेटा तुमको इससे कहीं और मुतवज्जा ही नहीं करना चाहिए। आखिर को वो तुम्हें अपनी पसंद से ब्याह कर लाया था। आखिर में वो इसे जिस तरह बोली तो शर्मिंदा हुई। अनिया ने एकदम इनकी तरफ देखा, कहीं वो तंज़ तो नहीं कर रही। बेटा मैं तंज़ नहीं कर रही, ये बात हकीकत है कि वो अपनी पसंद से तुम्हें ब्याह कर लाया है, मगर बेटा ज़रूरी तो नहीं कि मैं तुम्हें तंज़ और जली-कटी बातें सुनाऊँ। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? अब इसके मुकद्दर में ही इस तरह शादी लिखी थी और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी कि लोग मेरे घर की तरफ उँगली उठाएँ। मेरी बेटी नहीं थी, तुम्हारे रूप में मिल गई और मुझे क्या चाहिए? और रही लोगों की बातें, तो बेटा ये माशरा किसी तरह भी दूसरों की खुशी में खुश नहीं होता। वो किसी न किसी तरह दुःख में मुब्तला कर ही देता है और अगर कोई मुसीबत में काम नहीं आता तो इससे ये भी उम्मीद ना रखो कि वो खुशी में भी आपके साथ खुश होगा। वो इसे प्यार से समझाते हुए बोली।
और अनिया, मैं ये तो नहीं कहती कि तुम्हारे माँ बाप का कोई नेमुल नेमुल बदल कोई और होगा, मगर बेटा तुम हमें अपने माँ बाप जैसा ही समझो। किसी भी तरह की कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मैं और फराज हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हैं। वो मोहब्बत से इसके हाथ पकड़ कर बोली तो वो शर्मिंदा होगी, जिसने कभी भी प्यार भरी बात नहीं की थी। इसकी आंखों से बेख्तियार आंसू छलक पड़े और मिसिस फराज ने इसके गाल से अपने हाथ से आंसू साफ किए और इसे अपने गले लगा लिया और इनके सीने से लगकर खूब रोई। चलो आगे सामने मेरी बहन खड़ी है, आगे कैट है और उसके पीछे मैं हूँ। मेरी बहन कह रही है इसको भगा दो, कितना डरती है। कैट से भी कोई डरता है भला। कैटो जाने लगी तो मेरी बहन कहती आई अम्मी। खैर, इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दूर ममता के आगोश में आ गई हो, ठंडी छाँव में कदम रख दिया हो। आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ करते हैं। वहाँ आंसू बहाते हुए बोली। बाहर खड़े अमीश के खुशी और हैरत से मिले जुले तासरात थे। वो ये मंजर देखकर जिस कदर खुश हुआ था, ये वही जानता था। वो भी ऑफिस से वापस आया था। ये इसकी शुरू से ख्वाहिश थी कि इसकी बीवी इसकी माँ के साथ बिल्कुल ऐसा सलूक करे जैसा अपनी माँ के साथ करती है। वो अनिया को भी ऐसा ही देखना चाहता था और आज इसका ख्वाब पूरा हो गया था। वो खुशी के बेब्याह एहसास के साथ वापस मुड़ गया। ऐसे क्या देख रहे हैं? वो बर्तन धोते हुए बोली, आज तुम बिल्कुल बीवी लग रही हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा गुस्सा और फिर इसका इजहार करने का तरीका। वो खोए-खोए से अंदाज में बोला तो बर्तन धोती अनया के हाथ एक पल के लिए रुके थे। वो आज पहली बार इससे आराम से और दिल से बातें कर रही थी और वो हर बात भूल चुकी थी। और इसके इस तरह कहने पर इसने इसकी तरफ देखा था। वो प्यार भरी नज़रों से इसकी तरफ देख रहा था। अनिया तमाम बर्तन धोकर समेट चुकी थी और फिर साथ ही किचन से बाहर चली गई। अमीश अभी भी वहीं खड़ा था, वही पोजीशन में, इसी अंदाज में। अमीश हैरानी से अनिया की तरफ देख रहा था, जिसके सीने से लगी सो रही थी। रात के किसी पहर वो इसके साथ लगी थी, ये वो जान ही पाया था, मगर इसने काफ़ी अरसे से इसे ऐसे ही अपने साथ सोते पाया था और हमेशा इसे सपने के सच होने की वो दुआ मांगा करता था, मगर आज हकीकत था, इसे यकीन नहीं आ रहा था। वो काफ़ी देर तक इसे ऐसी ही नज़रों से देखता रहा था, जो बहुत मज़े से सो रही थी। वो किसी किस्म का कोई तासुर नहीं दे सकता था, मगर इसने सोच रखा था कि कभी ज़िंदगी में ऐसा दिन आया तो वो इसे अपनी बाहों में भर लेगा। इसने इसे अपने सीने से लगा लिया था और अनिया ने नए सिरे से अमीश के बाजू में भरती चली गई थी। इसके सब सीने पर सरक कर वो रो रही थी और अमीश इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए खामोश करवा रहा था। अनिया देखो, अगर तुम खामोश ना हुई तो मैं भी रोने लगूंगा। अमीश की बात पर इसने जल्दी से आंखें साफ की थी और वो इसकी हरकत पर हंस दिया था। इसने खफकी से इसकी तरफ देखा था। आप क्यों रोएंगे? वो मासूमियत से बोली, इतने अरसे मुझे सता कर कहती हूँ मैं क्यों रोऊंगा? वो इसे दोबारा सीने से लगाते हुए बोला था, सताया मैंने है या आपने मुझे सताया है? इसकी बात पर इसने झटके से इसे अलग किया था और हैरानी से इसकी तरफ देखने लगा था। आप ऐसे हैरान होते रहा करें, सच्ची बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली थी और साथ ही इसके सीने से लगी थी, तुम बहुत बड़ी जादूगरनी हो। मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे तुम्हारे जादू के असर से निकलूंगा। वो इसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, मैं कभी भी निकलने नहीं दूंगी। कैसे? आपको अपने दिल से अपनी दुनिया इधर लिखा है, आपको अपने दिल से अपनी दुनिया से और अपने लाइक पता नहीं क्या। इससे एक झटके से अलग हुई थी और एक ज़ोरदार मुक्का इसके सीने पर रसीद किया था। वो हंसता ही चला गया था और इसकी चालाकी पर बोली थी, बहुत चालाक कि आप अपने मतलब की बात मुंह से उगलवा ली। वो मसनूई खफकी से बोली तो वो भरपूर कहका लगा कर बोला, अच्छा। वो बोल रही थी और फिर अटक गई। तुम भी तो मुश्किलों से कुछ बोली हो, मैं कैसे मौका हाथ से जाने देता। इसकी बात पर मुस्कुरा रही थी। बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पड़ता, हमसे सनम क्या पड़ता, पता नहीं ये कौन सा सॉन्ग है। और इसका हाथ पकड़ कर बोला था, और ये सॉन्ग ही है, पढ़ लें, तसल्ली कर लें आप। अन्या हंसती ही चली गई। अन्या हंस रही थी खुलकर, कफल टूट चुका था और इसका कहका पूरे घर में गूंज उठा था। एक चीज़ जो मुझे पसंद आई है वो ये है कि आप किसी को पसंद करते हैं तो उससे फ़ौरन निकाह करें, जो अमीश ने किया, अच्छी बात है। और अनिया इससे जो मिलने गई थी ना, वो मुझे थोड़ा-सा ना लाइक नहीं पसंद आया था। अगर उसकी जगह वो कहती कि चलो ठीक है, अगर तुम मुझे पसंद करते हो ना तो निकाह कर लो, इतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, निकाह के बाद होता ठीक है। और ये एक और सीन का इज़ाफ़ा करवा देते शायद अमीश उसकी फ़ैमिली को। वैसे मैं एक नावल ढूँढ रही हूँ, वो एक नावल था, मतलब लाइक नॉर्मल सा नावल है, लेकिन ना पता नहीं क्यों मेरे ज़हन से ना वो महव नहीं हो रहा और मैं उसे इतना तलाश किया, यकीन माने इतना तलाश किया, मुझे मिला ही नहीं। उस पे लड़के का नाम सनम होता है और लड़के का पता नहीं अज़लान लाइक समथिंग ऐसे कुछ नाम है उसका, मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो बहुत ही अच्छा नावल था लेकिन मुझे मिला नहीं। उसमें ना लड़के एंड पे मना लेता है उसकी फैमिली को। मैं यही उम्मीद करी थी कि ये भी मना ले, लेकिन चले खैर है, जैसी राइटर की मर्ज़ी, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अच्छी स्टोरी थी। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा अमीश का यही सीन लगा कि उसने लाइक घुमाया फिराया नहीं और उसने निकाह कर लिया। और तबसरा एंड पे देने की एक और वजह ये होती है कि मैं भूल जाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं वाकई भूल जाती हूँ। हाँ, कभी कभी मुझे बस इम्पोर्टेंट बातें याद रहती हैं।
ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ऐसी मतलब लाइक बातें मैं भूल जाती हूँ। अभी मैं सारा को ना मैसेज करने वाली थी। मैं वॉइस मैसेज मैंने ऑन किया है, मैंने जस्ट 2 से 3 सेकंड में अपना एक चीज़ कंप्लीट की, मतलब कुछ कहा और उसके बाद में वो कुछ मज़ीद कहना था उसे, और 17 सेकंड तक वॉइस चला गया और मैं बस सोचे जा रही थी कि मैंने क्या कहना है, मेरी बहन हँस के साइड पे हो गई। तो इस वजह से एक वजह ये भी, और दूसरी वजह मेन ये है कि 95% टीचर्स चाहते हैं कि मैं बोलूँ, मुझे समझ नहीं आती लोगों की। रिटर्न में इसलिए मैंने ओनर से कहा था कि आप रिटर्न में इसलिए लिखा करें ताकि वो लोग खुद पढ़ लें जिनको मेरी आवाज़ पसंद नहीं है, मेरी हरकतें पसंद नहीं। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं प्रिटेंड कर रही हूँ, लाइक क्या कहते हैं उसे, मेरे ज़हन से निकल गया है। तो वैसे नाटक लाइक समथिंग, तो मुझे समझ नहीं आता। मैं आप लोगों को सीरियसली बता रही हूँ, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है जैसा कि आप वॉइस पे सुन रहे हैं। हाँ, मेरा गुस्सा थोड़ा-सा ना लाइक बहुत ज़्यादा है। मैं इधर इतना शायद मैंने 1-2 वीडियो में ज़ाहिर किया था, लेकिन मेरे अल्फ़ाज़ वैसे नहीं थे, क्योंकि मैं जब गुस्सा करती हूँ ना, मेरे अल्फ़ाज़ इससे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। सारा एक्चुअली मेरे गुस्से को ना बहुत अच्छे तरीके से जानती है। हम लोग दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, और मैं ज़रा गुस्से वाली हूँ। नहीं, ज़रा नहीं, थोड़ा ज़्यादा गुस्से वाली हूँ। मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि गुस्सा हराम होता है, और सारा काम नेचर की है। तो अगर सारा काम नेचर की ना होती, तो फिर मेरी तो दूसरे दिन ही कच्ची हो जानी थी उससे। हमारे पंजाबी में कच्ची पक्की बोलते हैं, ठीक है? मेरी कच्ची हो जानी थी उससे वैसे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, गुस्सा थोड़ी ना बर्दाश्त करता है कोई, बस सारा ही है जो मेरा गुस्सा बर्दाश्त कर लेती है। कुछ नहीं कहती, आई लव यू सारा। लेकिन ये है कि बाकी जो मेरी ये ऐसी वाली नेचर है ना, वो ऐसी वाली ही है। जैसे ये है, कोई मैं प्रिटेंड नहीं कर रही, और ये अब लोगों पे डिपेंड करता है कि वो कौन मानता है कौन नहीं, क्योंकि मैं देखें, प्रिटेंड वो होता है जब जो स्क्रिप्टेड हो। नावल में जब अचानक ही आप कुछ बोल देते होते हो ना, तो वो प्रिटेंड नहीं होता। आपके कमेंट प्रिटेंड हो सकते हैं। अगर मैं किसी को कमेंट पे रिप्लाई दे रही हूँ, ऐसे कुछ भी, वो शायद हो सकता है प्रिटेंड, लाइक आप लोग मान लें, क्योंकि मैं वहीं पे प्रिटेंड नहीं करती, लेकिन फिर भी आप मान लें कि वो आप वहाँ पे दिखावा कर रही हैं, या कमेंट। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता नावल में, क्योंकि मैं देखें अटक भी रही हूँ, और ये देखें मेरा क्या हाल हो रहा है। खैर, मैं जा रही हूँ। आप लोगों को नावल कैसा लगा लास्ट में बताइएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।